सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी जीके को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी जीके के अंदर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एग्रीकल्चर कृषि से रिलेटेड मैराथन क्लास। दोस्तों, इस क्लास के अंदर मैं वो सारे क्वेश्चंस आपको करवाने वाला हूँ और इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चंस देखने को किसी भी एग्जाम्स में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप देखोगे कुछ क्वेश्चंस जो हम हरियाणा की तैयारी कर रहे हैं, कुछ हरियाणा के एग्जाम्स में इसमें से आ भी चुके हैं दोस्तों, जो हाल फिलहाल के एग्जाम्स हो रहे हैं उनमें। ठीक है, और पहले भी जो एग्जाम्स हुए उनमें भी इनमें से क्वेश्चंस आए हुए हैं और इन्हीं में से आने की संभावना भी पूरी है अगर इससे क्वेश्चंस बनता है तो। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बिना किसी टाइम खराब किए हुए। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं दोस्तों, सारे हम वन लाइनर क्वेश्चंस करेंगे ताकि जल्दी भी हो जाएं हमारे और सारे क्वेश्चंस बन भी जाएं जल्दी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वारा लक्ष्मी किसकी एक संकर प्रजाति है? तो दोस्तों ये है कपास की। ठीक है, अगला है मार्डन किसकी एक कंपोजिट प्रजाति है? तो दोस्तों ये है सूरजमुखी की। क्रांति किसकी लोकप्रिय किस्म है? तो दोस्तों क्रांति जो है धान की लोकप्रिय किस्म है। बात करते हैं गंगा सबद, जो गंगा सफ़ेद मक्का दो जो है, ठीक है, एक कैसी प्रजाति है? दोस्तों ये डबल क्रॉस प्रजाति है, क्योंकि डबल लग रहा है ना, टू लग रहा है इसके साथ, तो ये डबल क्रॉस प्रजाति है। अगला है सवेता किसकी कंपोजिट प्रजाति है? ये है मक्का की। आगे है पुस्सा सावनी, पुस्सा लॉन्ग ग्रीन, पुस्सा मखमली किसकी प्रजाति है? दोस्तों पुस्सा मखमली, पुस्सा लॉन्ग ग्रीन, पुस्सा सावनी ये भिंडी की प्रजातियां हैं। अगली बात करते हैं दोस्तों एमपी चरी 2, एनपी चरी व पुस्सा चरी 1। तो दोस्तों चरी से रिलेटेड आ रहा है तो बहु कटनी जवार। तो दोस्तों जवार की बात करें तो जवार एक चरी होती है, हमारे देसी जो लोग हैं वो चरी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। आगे बात करते हैं पुस्सा ज्वाइंट नेपीरियर संकर किसकी क्रॉस है? तो दोस्तों संकर भी काफ़ी जो है ये पूछी जाती है आपसे। तो दोस्तों ये नेपीरियर और बाजरा की संकर है। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे बात करते हैं दोस्तों, जो गीतांजलि व करण 3 है ये किसकी किस्में है? दोस्तों ये जौ की किस्म है, और जौ की भी कौन सी किस्म है? छिलका रहित, जिसमें छिलका ही नहीं होता जौ के अंदर, वो किस्म है दोस्तों ये, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना दोस्तों। अगला है मीरा, कावी, खदरावी व पूसा विशाल जो है वो किसकी किस्में हैं? वो दोस्तों बरसिम की हैं। आगे बात करते हैं धान की जो कौन सी प्रजाति ऊंची भूमियों के लिए उपयुक्त नहीं है? तो दोस्तों ये है सूरज 52। ठीक है, अगली बात करते हैं जो धान के बारे में है, धान की कौन सी प्रजाति जो है कीड़ों और बीमारियों के प्रति सहिष्णु नहीं है? तो दोस्तों इसमें कीड़े और बीमारियां नहीं लगती, ये है गोविंद। ठीक है, धान की प्रजाति है, याद रखना। आगे बात करते हैं मक्का की। मक्का की रबी की खेती के लिए उत्तम प्रजाति कौन सी है? तो दोस्तों मक्का जो है रबी भी और खरीफ में दोनों में बो सकते हैं इसको। तो रबी के अंदर जो है वो कौन सी प्रजाति बोनी चाहिए? वो बोनी चाहिए शरदमणि। ठीक है दोस्तों, शरदमणि बोनी चाहिए। आगे बात करते हैं मटर की। मटर की न्यूनतम जो अवधि की जो प्रजाति होती है जिसमें जल्दी मटर बनते हैं, तो दोस्तों वो कौन सी है? आर्किल। ठीक है, आर्किल है। फिर मटर जो दाल वाली प्रजाति कौन सी है? अर्पणा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं जो कि माल्टा हेतु प्रजाति कौन सी है? तो दोस्तों ये है प्रगति, रितंभरा और DZ88। दोस्तों इससे जो वह है जौ से माल्टा बनाया जाता है, आपको पता है माल्टा क्या चीज़ होती है? तो जौ से बनती है दोस्तों। ठीक है, तो ये 3 प्रजातियां हैं जो कि जिनसे माल्टा बनाया जाता है। आगे बात करते हैं मूंगफली की ग्रीष्मकालीन में उगाई जाने वाली जाति कौन सी है? यह है चंद्रा। कैंट किसकी प्रजाति है? कैंट जो है दोस्तों जय की प्रजाति है। आगे बात करते हैं NRCHB 506 प्रथम संकर प्रजाति है किसकी? दोस्तों ये है लाहा, सरसों की। ठीक है, सरसों की जो है प्रथम जो है संकर प्रजाति है, कौन सी है? NRCHB 506। आगे है चंपावती किसकी प्रजाति है? चंपावती प्रजाति है दोस्तों मंडुआ की। ठीक है, पुस्सा बोल्ड, पुस्सा बोल्ड किसकी प्रजाति है? दोस्तों ये है सरसों की। मंगला सुमंगला, दोस्तों मंगला सुमंगला जो है वो किसकी प्रजाति है? ये सुपारी की है। ठीक है,
धान की सुगंधित प्रजाति कौन सी है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है धान की जो है सुगंधित प्रजाति, क्योंकि धान काफी इंपॉर्टेंट फसल है दोस्तों, और इससे क्वेश्चन बनना बहुत ही ज्यादा लाजमी है एक प्रकार से। तो धान की जो सुगंधित प्रजाति है दोस्तों वो है टाइप 3। ठीक है, आगे बात करते हैं, सम्राट कम अवधि की कौन सी प्रजाति है? सम्राट जो है दोस्तों वो जो है कम अवधि की किसकी प्रजाति, ऐसा पूछा है। तो दोस्तों ये है मूंग की। ठीक है, फिर बात करते हैं मक्का की संकुल प्रजाति जो है वो किसकी है दोस्तों? ये है कंचन, बेलनाकार होती है दोस्तों ये। ठीक है, जो मक्का की जो संकुल प्रजाति है वो किस प्रकार की होती है? बेलनाकार होती है दोस्तों ये। ठीक है, और ये कंचन इसको बोला जा सकता है। चलते हैं आगे, आगे बात करते हैं दोस्तों। आगे है हमारा क्वेश्चन, ये है सिल्विया किसकी प्रजाति है? जो सिल्विया है दोस्तों ये मटर की प्रजाति है। आगे बात करते हैं, हरे भुट्टे के लिए मक्का की प्रयुक्त प्रजाति है। तो ये सवेता, गंगा सफेद 2। ठीक है दोस्तों, ये जो है भुट्टे के लिए, जो हरे भुट्टा है ना उसके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त है दोस्तों ये प्रजाति। आगे बात करते हैं सेल्जा, सेल्जा किसकी प्रजाति है? तो सेल्जा है दोस्तों गेहूं की प्रजाति। वेरी इंपॉर्टेंट, गेहूं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फसल है दोस्तों, गेहूं की प्रजाति आप ज़्यादा याद रखेंगे। बात करते हैं सवर्ण प्रजाति, जो सवर्ण प्रजाति है ज्वार की। ठीक है, अब बात करते हैं भारत में सर्वाधिक उगाई जाने वाली कपास की जाति है। तो दोस्तों भारत के अंदर सबसे ज़्यादा कपास कौन सी उगाई जाती है? ये उगाई जाती है हिरसुटम। ठीक है, हिरसुटम जो है ये प्रजाति उगाई जाती है, और कपास भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। ठीक है, बात करते हैं चित्रा, चित्रा किसकी प्रजाति है? तो दोस्तों चित्रा है मूंगफली की। आगे है कौशल किस फसल की उन्नत प्रजाति है? तो दोस्तों कौशल भी किसकी है? मूंगफली की है। बात करते हैं कल्याण सोना, तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। कल्याण सोना जो है दोस्तों वो गेहूं की किस्म है। ठीक है, फिर है दोस्तों यहाँ पर हम समझते हैं इसको, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सरसों के अंदर। ठीक है, सरसों में जो डबल जीरो होते हैं ना दोस्तों, वो प्रजाति की क्या विशेषता है? जो डबल जीरो होते हैं उसमें दोस्तों होता है लो यूरेसिक और लो ग्लूकोसिनेट। ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों, मनुष्य के लिए जो कम जो यूरेसिन होती है वो अच्छी होती है, और खली में पशुओं को लाभ देती है। ठीक है दोस्तों ये वाली। आगे बात करते हैं जौ की जो मोलिया रोग जो होता है जौ के अंदर, वो उसके जो दोस्तों जो जौ के अंदर मोलिया रोग होता है उसकी जो रोधी किस्म है, जो कि जौ के अंदर मोलिया रोग नहीं होता, तो वो कौन सी है? वो है राजकिरण या RD 387। बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। अगला क्वेश्चन है संसार की पहली सर्वाधिक उपज देने वाली धान की बोनी किस्म। दोस्तों याद रखना, संसार की पहली है और सर्वाधिक उपज देती है, और कौन सी फसल है? बोनी फसल है दोस्तों, बोनी किस्म याद रखना। तो बोनी किस्म भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। यह है पुस्सा बासमती फर्स्ट। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे है बहार एक लोकप्रिय प्रजाति है। तो दोस्तों बहार एक लोकप्रिय प्रजाति अरहर की। ठीक है, आगे बात करते हैं कलियर रणजीत। ठीक है, कलियर रणजीत किस फसल की किस्में है? तो दोस्तों ये है जौ की। आगे है अरुणा, अरुणा एक म्यूटेंट प्रजाति है दोस्तों, किसकी है? अरंडी की। आगे है मिसकावी किस फसल की किस्म है? तो दोस्तों ये है बरसिम की। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, जो मटर है, मटर की पर्ण रहित किस्म कौन सी है? तो ये है अर्पणा। ठीक है दोस्तों, पहले भी क्वेश्चन आया था अर्पणा से रिलेटेड, तो वो मटर से रिलेटेड बताया था वहां पर, लेकिन यहाँ पर एक पूछा गया है कि जो मटर है ना दोस्तों वो पर्ण रहित, पर्ण मतलब पत्तियां रहित है दोस्तों, इसकी बात हो रही है। तो पत्तियां जिसके अंदर नहीं होती, ठीक है दोस्तों, तो वो कौन सा होता है? अर्पणा हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सनराइज सिलेक्शन किसकी किस्म है? तो दोस्तों ये है सूरजमुखी की। ठीक है, मोहिनी किसकी किस्म है? मोहिनी दोस्तों मूंग की किस्म है। अगला है पुस्सा बरसाती किसकी किस्म है? पुस्सा बरसाती जो है दोस्तों लोबिया की किस्म है। अंकुर जो है दोस्तों, अंकुर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, अंकुर सोयाबीन की प्रजाति है। मंजीरा, मंजीरा किस फसल की किस्म है? दोस्तों मंजीरा जो है वो कुसुम की किस्म है। अरहर की सबसे पहले पकने वाली किस्म कौन सी? दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन है ना इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, अरहर की जो सबसे जल्दी पकती है ना वो है उपास 120। ठीक है, और वरुणा जो है दोस्तों वो किसकी प्रजाति है? वरुणा जो है वो लाही या सरसों भी कहा जाता है, या लाहा भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, सरसों को, तो वरुणा जो है दोस्तों वो सरसों की प्रजाति है।
ठीक है। भारत में विकसित सूरजमुखी की प्रथम संकर प्रजाति जो है, संकर किस्म जो है दोस्तों, संकर किस्म पूछा है भारत के अंदर, ठीक है, संसार की नहीं पूछा, पहली भारत की जो है पहली संकर किस्म जो है दोस्तों सूरजमुखी की। तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, BH1 जो है सूरजमुखी की पहली प्रजाति संकर। चलते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा है सुजाता गेहूं के साथ साथ और किसकी एक किस्म है। तो दोस्तों सुजाता से रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछा जा चुका है, और सोनालिका से नाम से भी क्वेश्चंस पूछा जा चुका है दोस्तों गेहूं की। तो सुजाता जो पूछा गया है दोस्तों वो किस्म है गेहूं की, तो है ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है सुजाता, याद रखना दोस्तों। उसके साथ साथ कपास की भी है, याद रख लेना दोस्तों, ठीक है। फिर बात करते हैं रत्ना। रत्ना दोस्तों धान की भी है, ठीक है, धान की ये किस्म है। फिर है गिरजा। गिरजा जो है दोस्तों गेहूं की है, गिरजा भी। तो गेहूं की तो सारी किस्में आप याद रखना दोस्तों, एक बार नोट कर लेना कॉपी पर गेहूं की। फिर गेहूं की सोनालिका, दोस्तों मैंने बताया था सोनालिका काफी इंपॉर्टेंट है, सोनालिका भी बहुत बार क्वेश्चंस बना है इससे अच्छे अच्छे के अंदर। जो सोनालिका किस्म में वामनता जो है जीन जो है, वामनता जीन का जो स्रोत है वो क्या है। जो गेहूं के अंदर सोनालिका जो किस्म है दोस्तों उसके अंदर वामनता जीन पाया जाता है, वो उसका स्रोत क्या है, नोरिन 10, ठीक है, उसका स्रोत है नोरिन 10। अब बात करते हैं दोस्तों खजूर जो है ना, खजूर की कौन सी किस्म छुहारा के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों जो खजूर होते हैं ना उनके अंदर जो है काफ़ी किस्में पाई जाती है, लेकिन जो छुहारे बनाए जाते हैं, आपको पता है छुहारे क्या होते हैं, खजूरों को सुखाने के बाद छुहारे बनते हैं। तो दोस्तों कौन सी जो किस्म है वो प्रसिद्ध है जिससे छुहारे बहुत ही अच्छे बनाए जाते हैं, तो वो है खदरावी, ठीक है, खदरावी। आगे बात करते हैं गेहूं की ड्यूरम प्रजाति कौन सी है। तो गेहूं की जो ड्यूरम प्रजाति है दोस्तों वो है PDW, ठीक है, PDW 215। अब बात करते हैं ऐसी कौन सी फसल जो सभी ऋतुओं में बोई जाती है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था मक्का, ठीक है, मक्का को सभी ऋतुओं में बो सकते हैं। फिर बात करते हैं मसूर। मसूर के बड़े दाने की जो प्रजाति है वो कौन सी है। तो दोस्तों मसूर भी काफ़ी प्रकार की होती है, तो बड़े वाले दानों वाली जो मसूर होती है उसकी प्रजाति कौन कौन सी है, उसकी प्रजाति है दोस्तों JL3 IPL 81, ठीक है। अब बात करते हैं हस 350 किस फसल की प्रजाति है। दोस्तों ये जो है आपकी कुसुम की प्रजाति है, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो हमारा ये हो जाएगा PDM11 किसकी प्रजाति है। तो दोस्तों ये है मूंग की। RMO 40 किसकी किस्म है, ये है मोठबीन की। प्रताप C50, जो प्रताप है दोस्तों सीधा प्रताप भी मिल सकता है, किसकी किस्म है दोस्तों, ये है तिल की, ठीक है। चने की कौन सी जो है कौन सी जो किस्म है दोस्तों, किसके पके दानों का रंग हरा होता है। तो दोस्तों जो चने की जो किस्म है उसके जो पके हुए दानों का जो है रंग जो है वो हरा ही रहता है, ठीक है। ये जो होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। तो ये होता है दोस्तों JGG1, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों PBW 343 किस फसल की किस्म है। दोस्तों ये गेहूं की किस्म है, ठीक है। चलते हैं आगे। आगे दोस्तों समझते हैं क्वेश्चंस को। अगला है गोमती, ठीक है। गोमती किसकी किस्म है, गोमती है दोस्तों चनवला की किस्म है। विजय किसकी किस्म है, चने की किस्म है विजय। सीता किसकी किस्म है, चावल की, ठीक है। आगे बात करते हैं मूंगफली की जो जुमका प्रकार की किस्म होती है ना वो कौन सी है दोस्तों, वो है GJG 32 चंद्रा कौशलादी, ठीक है। आगे बात करते हैं पंतरागनी। जो पंतरागनी है दोस्तों वो किसकी किस्म है, मेथी की, ठीक है। ट्रिटिकल प्रमुख किस्म है, ये है दोस्तों ट्रिटिकल की जो प्रमुख किस्म है ये है DT 46, ठीक है। आगे है हाई लाइसिन युक्त प्रोटीना किसकी प्रजाति है। दोस्तों प्रोटीना के बारे में पूछा है और इसके अंदर क्या पाया जाता है, हाई लाइसिन जो है वो पाया जाता है। तो आपसे कोई सा भी क्वेश्चंस बन सकता है कि प्रोटीना जो प्रजाति है किसकी है, मक्का की। इसके अंदर क्या पाया जाता है, हाई लाइसोसिन पाया जाता है, लाइसिन पाया जाता है। उजेन 21 किसकी प्रजाति है, चने की। PBW 343 एक अच्छी किस्म है दोस्तों, अभी पूछा था क्वेश्चन ये गेहूं की है, ठीक है। फिर बात करते हैं दोस्तों गौरव। गौरव किस फसल की किस्म है। तो दोस्तों गौरव जो है वो सोयाबीन की किस्म है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं दोस्तों मूंग की जो
उत्परिवर्तित जो किस्म है मूंग की वो कौन सी है दोस्तों? वो है दुलिया, 1980 के अंदर बनी है। फिर उड़द की उत्परिवर्तित जो किस्म की बात करें तो दोस्तों वो है सरला। ठीक है, तो ये याद रखें आप। आगे बात करते हैं दोस्तों, बीज दर जो है वो भी काफ़ी पूछी गई है आपसे। ठीक है, तो बीज दर यहाँ हम कंप्लीट कर देते हैं। गन्ने की जो है दोस्तों बीज दर क्या होती है? गन्ने की जो बीज दर की बात करें तो दोस्तों 70 से 75 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के अंदर। ठीक है, आगे बात करते हैं, 1 हेक्टर में गन्ना रोपाई के लिए कितने सेट की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 35,000 से 40,000 सेट हमें चाहिए। ठीक है, लहसुन की जो बीज दर है दोस्तों, बीज दर आप जरूर याद रखें। लहसुन की जो बीज दर है दोस्तों 400 से 500 किलोग्राम क्लोब प्रति हेक्टेयर। ठीक है, मसूर की जो बीज दर की बात करें तो मसूर की बीज दर है दोस्तों 35 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। चने की जो बीज दर है दोस्तों वो है 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तिल की बीज दर है 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। सरसों की बीज दर की बात करें तो 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। सूरजमुखी की जो दोस्तों बीज दर की बात करें तो वो 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे दोस्तों क्वेश्चन है, असिंचित क्षेत्र में गेहूं की बीज दर। तो दोस्तों गेहूं से रिलेटेड तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान के ही चले आप दोस्तों। यहां से पूछा असिंचित क्षेत्र, तो ये और भी इंपॉर्टेंट हो गया। सिंचित के अंदर तो अलग बात हो जाती है, लेकिन असिंचित की बात करें तो दोस्तों कितनी बीज दर हो जाएगी वहां पर हो जाएगी दोस्तों 90 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अगर सिंचित क्षेत्र की बात करें तो सिंचित क्षेत्र की बात करें तो दोस्तों 80 से 90 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कहने का मतलब दोस्तों 10 किलोग्राम का फर्क यहाँ पर पड़ जाता है। आगे बात करते हैं संकर मक्का की बीज दर। दोस्तों संकर जो मक्का है दोस्तों उसकी बीज दर कितनी है? उसकी बीज दर हो जाएगी दोस्तों 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तंबाकू की बीज दर दोस्तों आपसे क्वेश्चन से पूछा गया था बीज दर से, मुझे पर्टिकुलर याद नहीं कौन सा क्वेश्चन था, आप देख लेना दोस्तों। ठीक है, एचएसएससी के एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं। तो दोस्तों तंबाकू की अगर बीज दर की बात करें तो 20 से 25 ग्राम प्रति हेक्टर भी होता है दोस्तों, और 100 से 120 ग्राम भी प्रति हेक्टर इसको लगाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आलू में। आलू के अंदर जो दोस्तों टीपीएस विधि में बीज दर कितनी होती है? तो 100 से 150 ग्राम प्रति हेक्टेयर। जीरे की बीज दर की बात करें तो दोस्तों 12 से 15 किलोग्राम। संकर जो सूरजमुखी है दोस्तों, जो उसके संकर प्रजाति उसके लिए 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अमेरिकन जो कपास है दोस्तों उसके लिए बीज दर हो जाएगी 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। डेपोन विधि से जो धान की नर्सरी में बीज दर क्या होती है दोस्तों? अगर आप डेपोंग जो विधि है दोस्तों, आपसे पूछा जाए डेपोंग विधि किसके लिए दोस्तों? धान के लिए है। तो उसके अंदर जो नर्सरी में कितने बीज दर लगाए जाते हैं दोस्तों? तो वो लगाए जाते हैं 3 से 4 प्रति वर्ग मीटर के अंदर बीज लगाए जाते हैं। ठीक है, बरसीम की बात करें दोस्तों, बरसीम की जो बीज दर होती है वो 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। संकर मक्का की जो बीज दर है वो दोस्तों आपकी हो जाएगी प्रति किलोग्राम प्रति हेक्टेयर कितनी होनी चाहिए? 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, चलते हैं आगे। दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं आगे, जो संकर किस्म का जो चावल होता है दोस्तों उसकी बीज दर कितनी होती है? उसकी हो जाएगी दोस्तों 20 से 25 किलोग्राम। ठीक है, आगे बात करते हैं इस बगोल। ठीक है, इस बगोल में वजन के अनुसार भूसी अनुपात बीज का, ठीक है दोस्तों, भूसी रेशियो बीज का जो अनुपात है दोस्तों वो कितना होना चाहिए? ठीक है, इस बगोल के वजन के अनुसार तो दोस्तों भूसी 25 होनी चाहिए और बीज जो है वो 75 होने चाहिए। ठीक है, ये रेशियो होना चाहिए। आगे बात करते हैं, आगे है बिट्टी कपास की बीज दर है। बिट्टी कपास की जो बीज दर है वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है, आगे बात करते हैं संकर कपास जो है दोस्तों, ठीक है, संकर जो कपास है उसकी बीज दर कितनी हो जाएगी? तो दोस्तों ये संकर वाली भी आप जरूर याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है संकर वाली। ठीक है, तो दोस्तों संकर जो है उससे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। तो संकर कपास की बात करें तो 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में चल जाएगा काम। फिर है दोस्तों संकर गेहूं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का आप इसको निशान लगा सकते हैं। तो दोस्तों 67 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में हो सकता है ये। ठीक है, उसके बाद में है बाजरा में जो वसा की मात्रा होती है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वसा वगैरह वाले, वसा के तेल के। ठीक है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। बाजरे के अंदर वसा की जो मात्रा है कितने प्रतिशत होती है दोस्तों? ये 5% होती है बाजरे के अंदर। बात करें सफ़ेद तिल के अंदर जो तेल की मात्रा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों,
52% होता है। अब आता है सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किस खाद्यान्न में होती है। तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट जो है सर्वाधिक होती है मक्का के अंदर। और कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या होता है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट जो है दोस्तों वो हमें तुरंत एनर्जी प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, अगर आप की एनर्जी कम हो रही है, लेवल कम हो रहा है, तो आप क्या करो, कार्बोहाइड्रेट ले लो। कैसे, मक्का खा लो। कार्बोहाइड्रेट आपको केले से भी मिलती है तुरंत, तो उससे भी आपका एनर्जी लेवल तुरंत ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही जल्दी जो है एनर्जी देती है कार्बोहाइड्रेट। आगे बात करते हैं दोस्तों आलू के कंदों में। ठीक है, आलू के कंदों में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होनी चाहिए। तो दोस्तों जो आलू के कंद हैं आप लगाते हैं उनको, तो उनमें होनी चाहिए 16 से 20%। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अफीम में कौन सा अल्केलाइड होता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अफीम वाला, साइंस में भी पूछा जा सकता है आपसे। तो ये है मार्फिन। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये है दोस्तों क्वेश्चन से, यहाँ पर चलो ऊपर ही लेते हैं इसको, क्वेश्चन को। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा आपका, क्वेश्चन है जवार की पत्तियों में गर्मी के दिनों में कौन सा एल्काइड पैदा होता है। तो ये दोस्तों होता है धुरीन। धुरीन जिसको HCN कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जीरे में विशेष सुगंध के लिए कौन उत्तरदायी है। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है साइंस के अंदर भी इसको। ठीक है, जीरो के अंदर जो जीरे के अंदर जो सुगंध आती है दोस्तों वो किससे आती है, वो आती है क्यूमिनोल के कारण। ठीक है, क्यूमिनोल के कारण। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा, तंबाकू की पत्तियों में कितने प्रतिशत निकोटीन होता है। दोस्तों एक तो बात आप याद रखें, तंबाकू के अंदर क्या पाया जाता है, निकोटीन पाया जाता है। ये क्वेश्चंस भी काफ़ी बार रिपीट होता है क्वेश्चन। ठीक है, और कितने परसेंट होता है दोस्तों, 8% निकोटीन होता है। चुकंदर में सुक्रोज की जो मात्रा है दोस्तों वो कितनी होती है, 18 से 21% चुकंदर के अंदर जो है सुक्रोज की मात्रा पाई जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं दलहन जो फसलें हैं। ठीक है, दलहन में जो प्रोटीन की जो औसत मात्रा होती है वो कितनी होती है। औसत मात्रा जो होती है दोस्तों वो 18 से 25% जो है वो प्रोटीन होता है दलहन फसलों में, दालों में। ठीक है दोस्तों, सौंफ के तेल में कौन से तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों सौंफ के तेल की बात हो रही है यहाँ पर, तो इसके अंदर पाया जाता है फ्रेकान, एनीथोल। ठीक है, फ्रेकान व एनीथोल जो है वो पाए जाते हैं। अब बात करते हैं गेहूं में रोटी स्वादिष्ट होने का कारण है। तो दोस्तों जो गेहूं की रोटी है वो स्वादिष्ट लगती है, वो किस कारण लगती है, वो लगती है जीनोम डी के कारण। ठीक है, गन्ने के अंदर जो सुक्रोज की मात्रा होती है, जो मिठास की मात्रा होती है, ठीक है, तो उसमें जो सुक्रोज पाया जाता है गन्ने के अंदर, एक तो बात याद रखें, ये आपसे पूछा जा सकता है गन्ने के अंदर कौन सा शर्करा पाया जाता है। तो दोस्तों सुक्रोज पाया जाता है, और उसकी मात्रा जो है वो कितनी होती है, 14 से 17% उसकी मात्रा होती है। अब बात करते हैं भूरी सरसों की। तो भूरी सरसों के अंदर वसा पूछा है आपसे, तो ये हो जाएगा दोस्तों 47.4%। ठीक है, प्याज में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों प्याज के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है आयोडीन। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। अब मूंगफली की बात करते हैं दोस्तों, तो मूंगफली के जो दाने के अंदर वसा जो होती है दोस्तों वो होती है 45 से 50%। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं गन्ने के अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो दोस्तों गन्ने में जो गुणसूत्र की बात करें तो गन्ने में गुणसूत्र पाए जाते हैं 80। दोस्तों गुणसूत्र से रिलेटेड मैं आपको एक वीडियो करवा चुका हूं, अगर आप वो पढ़ना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों चने के अंदर जो गुणसूत्र की संख्या की बात करें तो दोस्तों चने के अंदर नॉर्मल जो चना है उसके अंदर तो 14 गुणसूत्र होते हैं। अगर काबुली चने की बात करें तो काबुली चने के अंदर दोस्तों 16 जो है गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे दोस्तों क्वेश्चन हमारा, ठीक है, अगला जो क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों ये है आपका, बाजरे में गुणसूत्र की जो संख्या है वो कितनी होती है, 14 होती है। मसूर में भी 14 ही होती है दोस्तों। अरहर में गुणसूत्र की संख्या 20 होती है। सस्य विज्ञान, दोस्तों सस्य विज्ञान जो कृषि विज्ञान है उसको सस्य विज्ञान कहा जाता है, फसल को सस्य कहा जाता है, ये आप याद रखना। ठीक है, तो उसके बाद जो है ये शब्द जो है दोस्तों वो कहाँ से लिया गया है, ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। गेहूं की प्रथम सिंचाई कब करनी चाहिए। दोस्तों इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन हरियाणा के पुलिस एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। तो दोस्तों ये जो है पहली जो सिंचाई की बात करें, ठीक है, गेहूं का तो मैं बता रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं गेहूं से। तो दोस्तों ये जो है इसमें या तो मुकुट जड़े, क्राउन जड़े बनते समय, ठीक है दोस्तों, मतलब मुकुट जड़े या क्राउन जड़े बनते समय जो है प्रथम जो सिंचाई है वो करनी चाहिए। या एक नाम आपको मिलता है CRI अवस्था, CRI जो अवस्था होती है
उस समय सिंचाई करनी चाहिए। तो दोस्तों इससे यही क्वेश्चन शायद पूछा गया था जो हरियाणा का कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था 7 अगस्त को, उसमें। ठीक है, तो आगे बात करते हैं दोस्तों, सामान्य चारे के लिए उगाई जई की कितनी कटाई करते हैं। तो दोस्तों अगर जो चारे के लिए उगाई जाती है ना, जो जई उगाई जाती है, सामान्यतः दोस्तों 4 बार तो कटाई करते ही जई की। ठीक है, तो उसके बाद बात करते हैं आगे, कटाई के तुरंत बाद मसूर के बीजों में किस प्रकार की प्रसुस्ति होती है। तो दोस्तों ये होती है निरोध प्रसुस्ति। ठीक है, तो आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा सूरजमुखी का जो पौधा है कैसा है। तो दोस्तों ये है दीप्ति उदासीन। ये क्या होता है दोस्तों, पूरे वर्ष उगाया जा सकता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखें, या डे नेचुरल भी इसको बोल सकते हैं। इसको दोस्तों कभी भी पूरे वर्ष उगाया जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रिटिकल का विकास हुआ। दोस्तों ट्रिटिकल जो है दोस्तों वो क्या है दोस्तों, वो है गेहूं और राई। ठीक है, गेहूं और राई से दोस्तों ये बनी है, ये संकर है दोस्तों। ठीक है, गेहूं और राई की जो है ये क्रॉस है दोस्तों। इस ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जो ट्रिटिकल जो है दोस्तों वो किसका क्रॉस है, तो गेहूं और राई का क्रॉस है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था एचएसएससी के अंदर। ठीक है, अब दोस्तों सरसों जो है, सरसों पर ज़्यादा एफिड कब आक्रमण करता है। दोस्तों एफिड जो है वो कब आक्रमण करते हैं सबसे ज़्यादा सरसों पर, ये करते हैं दोस्तों जब बादल छाए होते हैं ना, तब करते हैं। ठीक है, भारत में कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आधारित है। दोस्तों कृषि की बात चल रही तो ये क्वेश्चन तो लाजमी है, तो 65 से 70% जो है दोस्तों वो कृषि पर आधारित है। आलू के जो कंद बनने के लिए इष्टतम जो तापक्रम है दोस्तों वो क्या है, जो आलू के अंदर कंद बनते हैं उसके लिए जो तापक्रम है, बहुत ही अच्छा जो तापक्रम है दोस्तों वो है 17 से 19 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों आगे बात करते हैं, पौधे में नमी की कमी के कारण रसायन अधिक मात्रा में एकत्रित होता है। तो दोस्तों ये जो है ये हो जाएगा एब्साइकिस अमल। बात याद रखें, पौधे के अंदर जो नमी की कमी आ जाती है तो कौन सा रसायन जो है अधिकतर एकत्रित होता है, वो होता है एब्साइकिस अम्ल जो है दोस्तों वो एकत्रित हो जाता है। अब दोस्तों C3 पौधे की बात करें तो C3 जो पौधा है, कौन से हैं दोस्तों C3 पौधे। दोस्तों इन C3 C4 इनसे भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप याद रखें जो C3 पौधे हैं दोस्तों वो कौन से होते हैं, ये होते हैं मूंगफली, आलू, गेहूं, सोयाबीन। ठीक है, अब बात करते हैं जो C4 पौधे हैं वो कौन से हैं दोस्तों, वो है एक गन्ना, मक्का, सूडान घास जो है दोस्तों वो, और बाजरा। ठीक है, याद रखना दोस्तों इनको। आगे बात करते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, दानों में नाइट्रोजन की आपूर्ति किससे होती है। तो पुरानी पत्तियों से जो है दोस्तों दानों में नाइट्रोजन की आपूर्ति होती है। ठीक है, अब तक पौधों की वृद्धि को प्रभावित करने वाले कितने कारकों की पहचान हो चुकी है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो पहचान हुई, तो दोस्तों ये पहचान हो चुकी है अब तक 52। ठीक है, 52 ऐसे कारक हैं जो पौधों की वृद्धि को प्रभावित करते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे बात करते हैं, खाद्यान्न वर्ग की फसलों में फूल आने के साथ वृद्धि में रुकावट को क्या कहते हैं। तो दोस्तों ये कहते हैं परिमित वृद्धि। ठीक है, गन्ने में क्रॉप लॉगिंग का विकास किसके द्वारा किया गया। दोस्तों ये किया गया CF क्लीमेंट द्वारा। ठीक है, क्रॉप लॉगिंग तकनीक किस देश में प्रचलित है। दोस्तों ये हवाई के अंदर। ठीक है, ये है शस्य सूचक को प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों ये शस्य सूचक को प्रदर्शित कौन करते हैं, शस्य सूचक जैविक उत्पादन या आर्थिक उत्पादन। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पौधे प्रकाश संश्लेषण में कौन से रंग को जो प्रकाश है वो सर्वाधिक उपयोग करते हैं। तो दोस्तों लाल कलर का जो प्रकाश है वो सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं पौधे। ठीक है, कई बच्चे हैं ना हरा कर आएंगे अगर ऑप्शंस में मिल गया, तो दोस्तों ये याद रखना आप। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, खेती में की जाने वाली अधिकतर फसलों के लिए उचित तापक्रम क्या होता है। खेती के लिए जो दोस्तों अधिकतम उचित जो तापक्रम है दोस्तों ज़्यादातर फसलों का वो होना चाहिए 15 से 40 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, तो अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर जो हमारा जो ये है जई की जो फसल है दोस्तों। ठीक है, जई की फसल उगाने के लिए भूमि का pH होना चाहिए। तो दोस्तों भूमि का pH होना चाहिए 5 से 7.5।
ठीक है। सेम की फसल के लिए भूमि का पीएच होना चाहिए 5 से 6। आलू की जो दोस्तों फसल के लिए जो भूमि का पीएच जो मान कितना होना चाहिए दोस्तों, ये होना चाहिए 4.5 से 6.5 तक। गेहूं की फसल के लिए जो औसत तापक्रम कितना होना चाहिए दोस्तों, तो इम्पोर्टेंट है गेहूं की फसल के लिए दोस्तों 20 डिग्री जो है तापमान होना चाहिए। धान की फसल की बात करें तो औसत तापमान जो है वो कितना होना चाहिए, 26 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे जो है हमारा क्वेश्चन ये है, गेहूं की फसल के लिए जो औसत तापक्रम है दोस्तों, हमने अभी डिस्कस किया 20 डिग्री, ठीक है। धान के लिए कितना होता है, 26 डिग्री जो होता है। अब बात करते हैं दोस्तों, सनई की जो रेशे वाली फसल है कितने दिनों में तैयार हो जाती है, ये हो जाती है दोस्तों 10 से 15 सप्ताह में। सनई की जो हरी खाद वाली फसल, ठीक है, वो कितने दिन में तैयार हो जाती है दोस्तों, वो हो जाती है 1.5 से 2 महीने के अंदर, ठीक है। चलते हैं आगे। आगे दोस्तों क्वेश्चन है, दलहनी जो चारे में सबसे अधिक जो पाचक प्रोटीन किस में होती है। तो दोस्तों जो बिना दालने वाली फसल है, जैसे मक्का है, साइलेज व नेपियर, ठीक है दोस्तों, इनके अंदर है प्रोटीन पाचक अधिक होता है। आगे है दोस्तों, अधिक ज्वार खाने से कौन सा रोग हो जाता है। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हो जाए पेलाग्रा जो रोग है दोस्तों, पेलाग्रा रोग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये अदा ज्वार खाने से ये रोग हो जाता है। ल्यूसीन की जो है अधिक मात्रा होने के कारण ऐसा होता है। अब बात करते हैं चने का जो मूल स्थान है दोस्तों, वो कौन सा है, वो है दक्षिण पूर्व एशिया। जूट को किस रसायन से उपचारित करते हैं दोस्तों, जो जूट है उसको उपचारित करते हैं केप्टोन या सेरेसान से। 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज दर के लिए इसको यूज किया जाता है। बात करते हैं दोस्तों आगे, खाद्यान्न फसलों में सबसे अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता कब होती है दोस्तों, ये होते बालियां निकलते समय, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, अगला जो है पौधों में पर्णरंध्र जो है दोस्तों का खुलना व बंद होना किस पर निर्भर करता है। तो दोस्तों ये है आपका सूरज के प्रकाश पर। तो दोस्तों सूरज के प्रकाश पर क्या है, जो जो ये होते हैं पत्तों के अंदर जो सुराख होते हैं, जो रंध्र जो होते हैं, वो कब खुलते हैं, वो सूर्य के प्रकाश पर निर्भर करते हैं। वो प्रकाश आता है तो ये खुलते हैं, सांस लेते हैं उसके द्वारा, ठीक है। तो आगे चलते हैं दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, सामान्य दशा में सनई का जो रेशा है वो कितने दिनों में सड़ जाता है दोस्तों। सनई का रेशा सड़ जाता है 6 से 8 दिन के अंदर, ठीक है। सनई व डेंचा में कितना जैव पदार्थ प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये होता है 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। चारे में सबसे अधिक पाचन प्रोटीन किस में पाई जाती है। तो दोस्तों सबसे अधिक जो चारे की बात करें तो सबसे अधिक जो प्रोटीन पाया जाता है वो पाया जाता है लूरसन में, ठीक है, लूरसन में पाया जाता है। चारे में सबसे अधिक प्रोटीन किस चारे में पाया जाता है दोस्तों, चारे में सबसे अधिक प्रोटीन पूछा था, ठीक है। अब पूछा है चारे में सबसे अधिक प्रोटीन किस चारे में पाया जाता है। अब चारे में पूछा गया है तो ये बरसीम के अंदर पाया जाता है। आगे बात करते हैं, नेपियर जो घास है दोस्तों, किस अमल के कारण गंवार, ठीक है दोस्तों, गंवार या लोबिया के साथ मिलते हैं। तो दोस्तों जो गुआर होता है उसकी बात करते हैं यहाँ पर, जो नेपियर जो घास है दोस्तों वो किस अमल के कारण गुआर या लोबिया हम उसको कह सकते हैं के साथ मिलते हैं। तो ये मिलते हैं ओक्जोलिक अमल के कारण। अब बात करते हैं, 1 हेक्टेयर धान की रोपाई के लिए कितनी जो क्षेत्रफल की जो है नर्सरी चाहिए। तो दोस्तों कम से कम 500 वर्ग जो मीटर है उसकी जो नर्सरी चाहिए 1 हेक्टेयर धान की रोपाई करने के लिए। आगे चलते हैं, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अगला क्वेश्चन है, धान की SRI विधि में कितने दिनों की पौध की रोपाई करनी चाहिए। तो दोस्तों ये करनी चाहिए 8 से 10 दिनों की जो पौध हो जाती हैं उनकी रोपाई जो है दोस्तों SRI विधि में करनी चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों धान की जो SRI विधि की जो बीज दर की बात करें तो वो कितनी है। तो दोस्तों वो है 5 से 6 किलोग्राम। अब बात करते हैं, धान के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान कौन रखता है। तो दोस्तों प्रथम स्थान धान में रखता है चीन और दूसरा नंबर भारत का है। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों, यहाँ से याद रखना आप, ठीक है। ऊसर भूमि में धान के पौधों की रोपाई कितने दिनों
की करनी चाहिए? तो दोस्तों ऊसर भूमि अगर है तो वहाँ पर धान की जो रुपाई है ना वो करनी चाहिए 40 से 45 दिनों की, ठीक है। अब बात करते हैं धान में गहरे जल के लिए कौन सी प्रजाति संस्तुत की जाती है? तो दोस्तों जो धान है अगर गहरे जल की बात करें तो कौन सी प्रजाति लगाई जाती है? चकिया, 59 या मधुकर, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे है धान में उथले जल में कौन सी प्रजाति की बुआई की जाती है? अगर धान में उथले जल में कौन सी प्रजाति करी जाती है दोस्तों? ये करी जाती है जगन्नाथ व पंकज। तो दोस्तों एक तो यहाँ से आप ये चीज़ याद रखें कि धान की जो प्रजातियां है वो कौन कौन सी होती है, और धान वेरी इंपॉर्टेंट फसल है दोस्तों। सारे क्वेश्चन यहाँ पर धान से रिलेटेड ही पूछे जा रहे हैं, तो आप धान का तो याद रखें, ठीक है। अब दोस्तों धान की जो फसल है उसका पीएच कितना होता है? दोस्तों उसका जो पीएच होता है वो होता है 4 से 6, ठीक है। 4 से 6 उसका पीएच होता है। तो सारे क्वेश्चन जो है धान से रिलेटेड और काफ़ी इंपॉर्टेंट है धान, ये बार बार मैं आपको बता रहा हूँ। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है धान में गंदी कीट का प्रकोप किस अवस्था पर होता है? धान के अंदर जो गंदी कीट है ना दोस्तों, वो प्रकोप जो होता है उसका किस अवस्था पर होता है? तो दोस्तों ये होता है दुग्धवा अवस्था, ठीक है। दुग्ध अवस्था पर होता है। ये कौन सी अवस्था होती है दोस्तों? बालियाँ सफ़ेद होकर सूख जाती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है धान में दाने का जो प्रतिशत कितना होता है? धान के दाने का प्रतिशत होता है दोस्तों 67%। धान में खेरा, दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बता रहा हूँ धान से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस हैं जो आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सारे क्वेश्चंस मैं आपको धान से रिलेटेड एक भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे आज हम। धान में जो है खेरा रोग जो होता है दोस्तों वो किसकी कमी के कारण होता है? वो होता है जिंक की कमी के कारण, ठीक है। जस्ता की कमी के कारण या जिंक की कमी के कारण। धान में जो वसा का जो प्रतिशत होता है दोस्तों वो होता है 2 से 2.5%। धान के जो खेत में पानी रहने से किसकी उपलब्धता बढ़ जाती है? फास्फोरस। अगर धान के अंदर पानी खड़ा रहता है दोस्तों तो क्या हो जाता है? फास्फोरस की जो अधिकता बढ़ जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं धान का जो पुष्पक्रम है वो कहलाता है दोस्तों पेनिकल, ठीक है। धान में फूल आते हैं, पत्ते आते हैं, पुष्पक्रम जो है वो पेनिकल कहलाता है। धान में पानी के लिए कांतरिक अवस्था जो होती है दोस्तों उसको कहते हैं बूटिंग अवस्था, ठीक है। तो चलते हैं आगे। आगे दोस्तों बात करते हैं धान के खेत में नाइट्रोजन की हानि सबसे अधिक होती है। ये कैसे होती है दोस्तों? विनाइटीकरण द्वारा जो है धान के जो है खेत में नाइट्रोजन की जो है हानि होती है। जीरो टिल सीड ड्रिल से बोने पर गेहूं के बीज की जो गहराई है कितनी रखते हैं? दोस्तों ये रखी जाती है 2.5 सेंटीमीटर, जीरो टिल सीड ड्रिल से जो बोते हैं तब, ठीक है। अब जीरो टिल सीड ड्रिल जो तकनीक है का विकास किसके द्वारा किया गया दोस्तों? ये किया गया पंतनगर कृषि एवं प्रौद्योगिकी जो विश्वविद्यालय है उसके द्वारा ये किया गया है दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तिल के तेल में तेल की जो मात्रा है वो कितनी होती है? दोस्तों ये होती है 46 से 52%, ठीक है। आगे बात करते हैं तिल के अंदर जो है प्रोटीन की जो मात्रा है वो कितनी होती है? वो 18 से 20% होती है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें, इस प्रकार के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं, ठीक है। मूंगफली में जो दाने होते हैं दोस्तों उनकी मात्रा कितनी होती है? तो दोस्तों उनकी जो मात्रा है वो 70% दाना होता है उसके अंदर, ठीक है। और मूंगफली के दानों में क्रमशः प्रोटीन व तेल कितनी % होता है? दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ, तेल और प्रोटीन वाले बहुत पूछे जाते हैं। तो मूंगफली के अंदर तेल की बात करें तो मूंगफली के अंदर जो तेल है दोस्तों 45% होता है। प्रोटीन की बात करें तो यहाँ पर 26% प्रोटीन होता है, ठीक है। अब बात करते हैं अमेरिकन जो कपास है दोस्तों, कपास में जो रेशा होता है उसका प्रतिशत कितना होता है? क्योंकि अमेरिकन कपास आपने काफ़ी बार देखी होगी तो वो लंबी होती है, उसके अंदर जो रेशा होता है वो होता है 30% रेशा होता है दोस्तों उसके अंदर, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन हमारा वो है दोस्तों सामान्य कपास में रेशा कितना % होता है? दोस्तों सामान्य कपास में तो 24% होता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। सामान्य कपास है उसमें रेशा होता है 24% और अमेरिकन में होता है 30%, ठीक है। कपास के दानों में से जो क्या होता है, दानों से जो है तेल कितना % होता है दोस्तों? वो होता है 15 से 20%। भारत में सर्वप्रथम कपास की प्रथम संकर किस्म, दोस्तों कपास की पहली जो संकर किस्म है कौन सी विमोचित की गई? तो दोस्तों कौन सी है? H4 जो है भारत के अंदर सबसे पहली बात हो रही है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों सोयाबीन के दानों में प्रोटीन व तेल कितने % होता है? तो दोस्तों यहाँ से भी ये क्वेश्चन तो आया हुआ ही है, HSSC में पूछा गया था।
दोस्तों यहाँ से प्रोटीन और तेल की बात हो रही है, तो प्रोटीन होता है 40 से 42 जो % है वो प्रोटीन होता है, और 20% जो है होता है इसके अंदर तेल होता है। अब दोस्तों आगे बात करते हैं धान्यों की जो रानी किसे कहा जाता है, मक्का को। ठीक है, मक्का में कितने प्रतिशत जो है प्रोटीन होता है, ये होता है 10 से 12%। मक्का में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ये पाया जाता है जेन नामक प्रोटीन। ठीक है, क्रॉप लॉगिंग का प्रयोग किस से किया जाता है, क्रॉप लॉगिंग जो प्रयोग है वो किस में किया जाता है दोस्तों, ये किया जाता है गन्ने में। गन्ने में रेटून स्टैंडिंग जो है दोस्तों, उसका कारण क्या है, उसका कारण दोस्तों वायरस। ठीक है, वायरस उसका कारण है, वर्तमान बैक्टीरिया से खोजी गई दोस्तों। ठीक है, ये बात आप याद रखें। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बोने गेहूं में प्रथम सिंचाई कब करनी चाहिए। दोस्तों जो बोना गेहूं है उसके अंदर सिंचाई होती है 21 दिन पर। ठीक है, प्रथम सिंचाई की बात हो रही है। और आगे बात है दोस्तों, मूंगफली में सर्वाधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। दोस्तों मूंगफली में जो सर्वाधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है वो होती है गुट्टी निकलते समय। ठीक है, और यहाँ पर है दोस्तों, कपास के बीज और रेशे को अलग करने के लिए किन का प्रयोग करते हैं, तो दोस्तों ये करते हैं H2SO4 का, सल्फ्यूरिक अम्ल का जो है प्रयोग किया जाता है। टमाटर में सर्वाधिक विटामिन कौन सा होता है, टमाटर में दोस्तों विटामिन पाया जाता है सी। चने की जो पत्तियां हैं दोस्तों उसमें खटास पाई जाती है। ठीक है, आपने नोटिस किया होगा खट्टी खट्टी पत्तियां होती है चने की, तो वो किस कारण होती है, वो दोस्तों होती है मैलिक एसिड या ओक्जोलिक अम्ल के कारण। ठीक है, ये है दोस्तों, यहाँ पर बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। अगर बात करें दोस्तों, उत्तर प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक क्षेत्र की बात करें तो किस मंडल में आता है, मेरठ में। तो आगे बात करते हैं, अम्लों के प्रभाव को कौन नष्ट करता है, तो अम्ल जो है दोस्तों उसके प्रभाव को नष्ट करता है कैल्शियम। गेहूं की बोनी जो प्रजाति है दोस्तों उसके अंदर दाने और भूसे का जो अनुपात है वो होता है 4 और 5 का अनुपात। बीज वर्धन हेतु, ठीक है, गेहूं के लिए विस्थापन दूरी है दोस्तों 3 मीटर की। ठीक है, अगर बीज वर्धन करना है तो दोस्तों गेहूं की जो दूरी बनानी पड़ेगी वो 3-3 मीटर की बनानी पड़ेगी। आगे चलते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसी कौन सी फसल है जो दलहन व तिलहन दोनों में आती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये दलहन में भी आती है और तिलहन में भी आती है। तो दोस्तों ये है सोयाबीन। ठीक है, तो दलहन में तो दालें आती है, तिलहन में दोस्तों ये अलसी तिल वगैरह ये सारी चीज़ें आती है, तो ये सभी में आ जाती है, दोनों में आती है दोस्तों, इसका ये आप याद रखें। अब बात करते हैं दोस्तों, विश्व में चावल का कितना प्रतिशत जो है भारत पैदा करके देता है, तो दोस्तों ये 18% जो है भारत पैदा करता है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, प्रत्येक जो सिंचाई पर गेहूं को कितना पानी चाहिए, तो दोस्तों 5 सेंटीमीटर कम से कम गेहूं को पानी चाहिए। बीज की मात्रा कम होने पर या नया बीज होने पर गेहूं की बुआई करनी चाहिए, ये करनी चाहिए दोस्तों डिबलर के द्वारा। ठीक है, गेहूं में, अब दोस्तों गेहूं से रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चंस बन गए हैं तो इनको भी याद रखना। गेहूं में पंक्ति से पंक्ति की दूरी जो है वो रखते हैं, तो दोस्तों वो जो पंक्ति से पंक्ति की दूरी जो लाइन जो होती है दोस्तों, जो आप देसी भाषा में उनको खुड भी कहते हैं, तो उनकी जो दूरी होती है दोस्तों वो होती है 22.5 सेंटीमीटर। ठीक है, मूंगफली की फैलने वाली जाति पकती है, तो दोस्तों पकती है वो तो देरी से पकती है। ठीक, फैलती है वो ज़्यादा देरी से पकती है। एग्री हॉर्टिकल्चर में आते हैं, तो दोस्तों फसलें व फल वृक्ष जो है ये आते हैं। एग्री तो दोस्तों एग्रीकल्चर, एग्री हॉर्टिकल्चर के अंदर बात की है, उसमें फसलें और फल वृक्ष आते हैं। एग्री दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एग्री सिल्वीकल्चर, एग्री सिल्वीकल्चर में दोस्तों ये आ जाएंगे फसलें प्लस में ईंधन के पेड़। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, एग्री सिल्वी पास्चुरल में आते हैं, तो दोस्तों इसमें फसलें भी आएंगी, पेड़ भी आएंगी, चरागा भी आएगा, पशु भी आएगा। ठीक है, और सिल्वी पास्चुरल में आते हैं, तो दोस्तों इसमें पेड़ और चरागा और पशु, ठीक है, ये आते हैं इसके अंदर। अब दोस्तों बात करते हैं, मैं बताया था एग्री से, एग्री का मतलब होता है फसलें। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों, स्वचालित धान की रोपाई मशीन से 1 हेक्टेयर पौधे की रोपाई में समय लगता है दोस्तों 9 घंटे। ठीक है, आप बात समझें इस चीज़ को कि क्या है दोस्तों, जो मशीन है ना, मशीन के द्वारा जो रुपाई की जाती है, तो दोस्तों 1 हेक्टेयर के अंदर कितनी समय लगता है, 9 घंटे लगता है, जो मशीन सब कुछ अपने हिसाब से करती है। तो ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, सरसों के तेल में अधिकता पाई जाने वाली फैटी एसिड,
या वसा अम्ल है। ठीक है, तो दोस्तों ये है इरूसिक अम्ल। तो आपसे काफ़ी बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, सरसों के अंदर कौन सा एसिड जो है पाया जाता है, तो दोस्तों ये एरूसिक जो अम्ल है ये पाया जाता है। सरसों के तेल में झर का कारण है, दोस्तों झर का कारण है इरोसिक अम्ल। मतलब झर मतलब एक प्रकार से ये समझो आप, जो धांस आती है ना आपको इस प्रकार के तेल से, वो जो है वो इरोसिक अम्ल के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर शब्द किस भाषा से लिया गया है? दोस्तों ये लैटिन भाषा से लिया गया है। एग्रीनोमी जो शब्द है दोस्तों ये लिया गया है ग्रीक भाषा से, और मृदा शब्द जो है दोस्तों ये लिया गया है लैटिन भाषा से। अब लहसुन में वाष्पशील तेल की जो मात्रा पूछी जाए तो आपसे वो होती है दोस्तों 0.10%। ठीक है, चलते हैं आगे, आगे बात करते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद है, तो दोस्तों ये होता है पायरुविक अम्ल। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, गन्ने में अधिक नाइट्रोजन देने से कौन से प्रमुख कीट का प्रकोप बढ़ जाता है? दोस्तों ये बढ़ जाता है पायरिल्ला का, पायरिल्ला का प्रकोप जो है वो बढ़ जाता है अगर अधिक नाइट्रोजन दे देते हैं तो। अगला क्वेश्चन है, गन्ना पकते समय ब्रिक्स रीडिंग व अनुपात होना चाहिए, तो ब्रिक्स रीडिंग की बात करें तो दोस्तों 20 होनी चाहिए और अनुपात होना चाहिए 0.9। गेहूं की गुणयुक्त फूलने वाली चपाती बनाने के लिए जिम्मेवार है, तो दोस्तों अगर गेहूं की गुण होने चाहिए, एक तो गुण भी होने चाहिए, लेकिन फूलने वाली चपाती की बात करते हैं तो दोस्तों ग्लूटीन प्रोटीन के कारण ऐसा होता है, चपाती फूलती हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, गेहूं की जो प्रथम किस्म है, बोनी किस्म, प्रथम बोनी किस्म, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह है नोरिन 10। ठीक है, आगे बात करते हैं, अगला है, गर्म जल बीजोपचार से किसका नियंत्रण करते हैं? तो दोस्तों ये करते हैं अनाकृत कंड का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टेट्राजोलिम टेस्ट, टीजी इसको बोला जाता है, और से किसका निर्धारण करते हैं? दोस्तों इससे करते हैं बीज की जीवन क्षमता का। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बीज की जो जीवन क्षमता का जो निर्धारण किससे होता है, ये होता है टेट्राजोलिम से। टेट्राजोलिम एक टेस्ट होता है, उसके द्वारा ये होता है। अगला क्वेश्चन है, शॉर्ट डे या लघु दिवस जो पौधे होते हैं वो कौन से होते हैं? दोस्तों खरीफ की जो ऋतु है उसके पौधे जो होते हैं वो शॉर्ट डे होते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, और शॉर्ट डे की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर शॉर्ट डे हमने समझा कि शॉर्ट डे क्या होता है। शॉर्ट डे के अंदर दोस्तों कौन कौन सी फसलें आती हैं? एक तो खरीफ की जो ऋतु होती है दोस्तों वो शॉर्ट डे के लिए होती है, मतलब कम समय के लिए बोती हैं दोस्तों, बोई जाती है। ठीक है, कम समय में पक जाती हैं ये फसलें। तो दोस्तों ये कौन कौन सी फसलें होती हैं? कपास, जूट, मूंगफली, तिल, धान आदि। ठीक है, अब लॉन्ग डे की बात करें दोस्तों, लॉन्ग डे की जो पौधे होते हैं वो कौन से होते हैं? ये रबी की ऋतु की जो फसलें होती है दोस्तों एक तो, ठीक है, और ये कौन कौन से होते हैं? चना, मटर, मसूर, सरसों, जौ, बरसिम आदि। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों फसल चक्कर सघनता। ठीक है, सघनता जो है, सघनता, फसल चक्कर की जो सघनता है दोस्तों वो क्या होता है उसका फॉर्मूला? फसल चक्कर जो सघनता निकाली जाती है दोस्तों वो होती है, फसल चक्कर में फसलों की संख्या क्या है, ठीक है, या फिर फसल चक्कर में फसलों की संख्या और अपॉन में फसल चक्कर के वर्ष गुणा में 100, ये भी आप ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर फसल चक्कर का तो हो गया। यहाँ पर किसी निश्चित भूमि पर एक ही फसल की बारंबारता खेती है तो एकल कृषि कहा जाता है उसको। ठीक है, मक्का जो है दोस्तों वो कौन सा पौधा है? दोस्तों मक्का जो है वो C4 पौधा होता है। मक्का एक उभयलिंगी स्त्री ये पौधा है, परम्परागण होता है दोस्तों। ठीक है, मक्का के नर पुष्प को क्या कहते हैं? मक्का के नर पुष्प को कहते हैं टेसल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये याद रखना। मक्का के जो मादा पुष्प है उसको कहा जाता है सिल्क। ठीक है, सिल्क कहा जाता है मादा को। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, एनर्जी क्रॉप किसे कहते हैं? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, एनर्जी क्रॉप कहा जाता है गन्ना, आलू, जौ, मक्का द्रव के रूप में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। अब बात करते हैं तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की जो प्रक्रिया है दोस्तों वो क्या है? दोस्तों ये है रचाई, क्यूरिंग। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुका हूं, फसलों से रिलेटेड जो शब्दावली है वो मैं आपको करवा चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखी वीडियो तो अगर आपकी मर्जी है तो दोस्तों देख सकते हैं, वरना तो सब कुछ इसमें मैं आपको कवर करवा दूंगा। ठीक है, आगे है दोस्तों, मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफ़ेद होना सूचक है। दोस्तों जो मक्का की पत्तियां जो है वो सफ़ेद हो जाती है, उसके ऊपर वाली पत्तियां, तो वो किसके कारण होती है? वो जिंक की कमी के कारण होती है दोस्तों, जिंक या जस्ता। ठीक है, गन्ने के रस में समग्र ठोस पदार्थ के प्रतिशत
को क्या कहते हैं दोस्तों? उसको कहते हैं ब्रिक्स। केंद्रीय धान संस्थान कटक द्वारा विश्व का प्रथम अत्युत्तम धान का नाम है। तो दोस्तों केंद्रीय धान अनुसंधान जो है दोस्तों वो कहाँ पर? कटक के अंदर है, ठीक है। और कटक के अंदर है, कटक उड़ीसा के अंदर है दोस्तों ये। और प्रथम जो है दोस्तों, प्रथम जो अति उत्तम धान जो बनाई है दोस्तों इसने विश्व के प्रथम, तो ये बनाई है लूनीश्री, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा वनस्पतिक तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त है? दोस्तों काफी बार ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है आपसे। सूरजमुखी का जो तेल है ना दोस्तों वो है हार्ट अटैक में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है दोस्तों, ठीक है, हृदय रोगियों के लिए। एक है दोस्तों अल्फा लफा। अल्फा लफा क्या है दोस्तों? अल्फा लफा एक घास होती है दोस्तों, ठीक है। हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं का प्रति एकड़ उत्पादन रिकॉर्डेड था। दोस्तों जो हरित क्रांति चली थी उस समय जो 1 एकड़ में कितनी जो है गेहूं की जो है प्रति एकड़ जो उत्पादन हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 2222 किलोग्राम प्रति एकड़ के अंदर हुआ था उस समय दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा था। आगे है दोस्तों केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाते हैं? तो दोस्तों ये है वर्तिकार्ग जो है दोस्तों, ये इसमें यूज किया जाता है, ठीक है, या सिटगमा भी इसको बोल सकते हैं। कौन सा बीज उत्पादित करता है परंतु फूल नहीं? दोस्तों कौन सा जो है बीज उत्पादित करता है लेकिन फूल नहीं? तो दोस्तों ये चिड़ जो है इसमें फूल नहीं आते, ये जो है बीज उत्पादित करता है। भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि का जो योगदान है दोस्तों वो कितना है? वो है दोस्तों 17.1%। ये है दोस्तों 2018-19 के अनुसार, अब का आप देख लेना, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों मैदानी क्षेत्रों में पारिस्थितिक संतुलन को कायम रखने हेतु वन आवरण का जो न्यूनतम प्रतिशत है दोस्तों वो कितना है? वो है 25%, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों भारत में, ठीक है, भारत में भूमि उपयोग वर्गीकरण का सन्निकट निरूपण है। तो दोस्तों नेट बुआई क्षेत्र जो है भारत के अंदर वो है 47%, और वन की बात करें तो दोस्तों 23%, और अन्य क्षेत्र है दोस्तों वो 30% है, ठीक है। अब बात करते हैं भारत की वर्तमान में औसत फसल चक्र गहनता है दोस्तों, वो है 142%। आगे है अन्न भंडारण हेतु अन्न में नमी प्रतिशत। तो दोस्तों ये है अगर आप अन्न को भंडार कर रहे हो, ठीक है, किसी भी अन्न को भंडार कर रहे हो अनाज को, तो दोस्तों उसमें 12% से कम नमी होनी चाहिए, वरना तो दोस्तों क्या होती है उनमें काला काला सा वो लगने लग जाता है, वो चिपकने लग जाते हैं नमी के कारण एक दूसरे से, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है चाय का जो जन्म स्थान है वो कौन सा है दोस्तों? चाय चीन, ठीक है। सूरजमुखी का जन्म स्थान की बात करें तो उत्तरी अमेरिका। कनोला, कनोला जो है दोस्तों क्या है? मानव उपयोग के लिए उगाई गई सरसों की विशेषता क्या है? जो कनोला जो है दोस्तों वो मानव द्वारा जो उगाई हुई सरसों है दोस्तों उसकी विशेषता क्या है? तेल में इक्सिक अम्ल की जो है कम मात्रा होती है दोस्तों, इक्सिक या एरोसिक का जो अम्ल होता है उसकी मात्रा जो इसमें कम पाई जाती है दोस्तों कनोला में, ठीक है। अब बात करें दोस्तों अन्नतरा जो है अंतरा सेंसियन जो है दोस्तों इंटरक्रॉपिंग जिसको कहा जाता है, कहते हैं किसे कहते हैं दोस्तों? एक खेत में एक साथ दो या अधिक फसल एक निश्चित दूरी में उगाना, उसको क्या कहा जाता है? इंटरक्रॉपिंग कहा जाता है। अब बात करते हैं आगे क्वेश्चन पर। भारत में सामान्यतः खेती की कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? दोस्तों भारत में मिश्रित जो कृषि है वो अपनाई जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है हमारा अगला है सामूहिक खेती का प्रचलन सर्वप्रथम किस देश में शुरू किया गया? तो दोस्तों ये शुरू किया गया पूर्व सोवियत रूस में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों शस्य गहनता कितने प्रतिशत से अधिक होने पर उसे गहन कृषि की उपमा दी जाती है? तो दोस्तों 200% होने पर। 1943 की बात करें तो दोस्तों 1943 में बंगाल में आए भयंकर दुर्भिक्ष का कारण धान का कौन सा रोग था? दोस्तों धान का जो था भूरा पर्ण चित्ती जो रोग था दोस्तों, ये 1943 में एक ये भयंकर जो आया था बंगाल के अंदर, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों मूंगफली में पेनिंग क्रिया कितने दिनों में होती है? तो दोस्तों ये होती है 45 से 60 दिनों में। कपास के कीट रोधी पौधे आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा एक जीन को निविष्ट कर निर्मित किए गए जो लिया गया है जीवाणु से दोस्तों, एक ये जीन लिया गया है।
ठीक है। अगला है लेगुमिनस फसलों में फ्लूकोक्लोरीन जो है दोस्तों, फ्लूकोरोलीन जो है दोस्तों, ये है खरपतवार नाशी प्रयोग करते हैं दोस्तों। ये बुआई से पहले प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। और लुगोमिनस जो फसलें हैं दोस्तों, वो क्या होती हैं, ये दालें होती हैं ना दोस्तों, ये लुगोमिनस कुल के अंदर आती हैं ये फसलें, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है लैग हीमोग्लोबिन, एक लाल रंग का पादप वर्णक है जो पाया जाता है। तो दोस्तों ये पाया जाता है दलहनी पौधों की जड़ों की गांठों में पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गन्ने की फसल पकने की जांच हेड रेक्टोमीटर से करते हैं, ठीक है। हेड रिफेक्टोमीटर दोस्तों, रिफेक्टोमीटर से करते हैं, जिसकी जो है ब्रिक्स रीडिंग होनी चाहिए दोस्तों, ये होनी चाहिए 16 से 18% जो है गन्ने के पकने की जो है वो जो पकने का जो देखा जाता है उसकी 16 से 18 जो है उसकी रीडिंग होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, गन्ने का जो पुष्प क्रम है वो कहलाता है एरो, ठीक है। और गेहूं का जो पुष्प क्रम है दोस्तों वो कहलाता है एयर, ठीक है। सरसों का जो फल कहलाता है दोस्तों वो कहलाता है सिलिकुआ, ठीक है, सिलिकुआ कहलाता है। अगला क्वेश्चन है गन्ने की कटाई के समय ग्लूकोज की मात्रा कितनी होती है दोस्तों, ये होती है ग्रेटर देन 0.5%, ठीक है दोस्तों। सॉरी, गन्ने की जो फसल की जो कटाई होती उसके समय दोस्तों ये होती 0.5% से कम, ठीक है। उसके बाद होती है दोस्तों गन्ने की इकसाली फसल बोने का समय। इकसाली फसल जो होती है दोस्तों गन्ने की, वो बोने का जो समय है दोस्तों वो है फरवरी मार्च का, ठीक है। गन्ने की अर्धसाली दोस्तों, गन्ने की 1 साल की जो फसल बोते हैं उसको तो दोस्तों फरवरी मार्च में ही बो दिया जाता है। अगर आधे साल वाली फसल करते हैं दोस्तों तो उसका समय है जून जुलाई का, ठीक है। ये आप याद रखें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा है यहाँ पर, गेहूं की कौन सी किस्म में 2,4-D का प्रयोग नहीं करते। तो दोस्तों ये है अर्जुन, ये है HD 2019। गेहूं के आटे में कौन सी प्रोटीन होती है, तो ये होता है ग्लूटीन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गोल्डन चावल किस विटामिन का स्रोत है दोस्तों, सबसे ज़्यादा गोल्डन जो चावल होता है उसमें विटामिन ए पाया जाता है। अंधी गुड़ाई, ठीक है दोस्तों, और SPT TPS कृषि प्रक्रिया संबंधित है दोस्तों, ये है आलू, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अंधी गुड़ाई, ठीक है, और एरोइंग, डी ट्रेसिंग, रैपिंग, प्रोपिंग क्रिया किस फसल से संबंधित है दोस्तों, ये है गन्ने से संबंधित। हमने इसमें आपको काफ़ी चीज़ें बता भी रखी हैं, ठीक है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है, अगला है ज्वार को अन्य किस फसल के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ज्वार को जो है वो कई नाम से जाना जाता है। वैसे तो ज्वार को जाना जाता है कैमल क्रॉप, ऊँट फसल, ठीक है, सूखा प्रतिरोध क्षमता के कारण। आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आलू के कंदों को बुआई के पूर्व एरीटोन के घोल की कितनी मात्रा से उपचारित करते हैं। तो दोस्तों ये करते हैं 0.25%, ठीक है। जीरे की उत्पत्ति स्थान अगर देखा जाए तो दोस्तों मिस्र है। तंबाकू में विशिष्ट क्रियाओं का सही क्रम है दोस्तों, तंबाकू में विशिष्ट क्रियाओं का जो सही क्रम है वो ये है शीर्ष कर्तन, डिस्करिंग, प्राइमरिंग। दोस्तों मैंने तंबाकू से रिलेटेड आपको शब्दावली करवाई थी, उसमें मैंने बताया था शीर्ष कर्तन, ठीक है, टॉपिंग होती है उसकी, फिर डिस्करिंग होती है, फिर प्राइमरिंग होती है। इस प्रकार से होता है काम इसका, ठीक है दोस्तों। अगले बात करते हैं, फसलों में वानस्पतिक वृद्धि फूल लगने के साथ बंद हो जाती है, इस प्रकार की वृद्धि को कहते हैं, उसको कहते हैं दोस्तों परिमित वृद्धि, ठीक है। फसल चक्र में किस प्रकार की फसलों को मुख्य सम्मिलित करते हैं। तो फसल चक्र में किस प्रकार की जो फसलें हैं दोस्तों मुख्यतः सम्मिलित किया जाता है, दलहनी फसलों को ज़्यादातर सम्मिलित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है फसल उत्पादन में कौन सी पद्धति में मृदा कटाव नहीं होता। तो दोस्तों ये सोल्ट कल्चर जो है, सोडक कल्चर जो है दोस्तों उसके अंदर ये नहीं होता। अब बात करते हैं चुकंदर सूचक जो पौधा होता है वो होता है सोडियम, ठीक है, सोडियम का। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है चावल की प्रथम जो संकर किस्म है दोस्तों, चावल की प्रथम संकर किस्म भारत में बात करें तो दोस्तों ये है APHR फर्स्ट। तो दोस्तों एक बात और आप याद रखें, जो संकर फसलें हैं ये सभी के आप नोट डाउन कर लेना और इनको याद कर लेना, ठीक है, काफ़ी क्वेश्चंस बन सकते हैं इससे।
चारे की फसलों का सम्राट किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है बरसिम को। दलहनी फसलों का राजा कहा जाता है चने को। ठीक है दोस्तों, चना। दलहनी फसलों की रानी कहा जाता है मटर को। देश के किस राज्य को दाल का कटोरा कहा जाता है? दोस्तों, दाल का कटोरा कहा जाता है मध्य प्रदेश को। दलहनी फसल जो वातावरणीय नाइट्रोजन को आसानी से शिथिल नहीं करती, तो दोस्तों वो है राजमा। सर्वाधिक लवणता सहनशील धान्य फसल कौन सी है? दोस्तों ये जो है, अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक सूखा सहनशील धान्य फसल है बाजरा। दोस्तों ये चीज आप समझ रहे हो, सहनशील मतलब सहन करने वाली। ठीक है, सबसे ज्यादा जो लवण सहन कर सकती जौ की फसल, और सबसे ज्यादा जो सूखा सहन कर सकती बाजरे की फसल। अगले क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों, सरसों के तेल में दुर्गंध किस खरपतवार के बीज मिलने से होती है? सत्यानाशी के जो बीज मिल जाते हैं उससे क्या होती है दोस्तों? दुर्गंध आने लग जाती है तेल में। ठीक है, आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों ये है, सरसों के तेल को सत्यानाशी के बीज मिलने से खाने के कारण कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों ये होता है जलोदर या ड्राप्सी। जो ड्राप्सी रोग है दोस्तों ये हो जाता है अगर सत्यानाशी के बीज मिल जाते हैं और ज़्यादा खा लेते हैं तो। ठीक है, आगे दोस्तों, लाइसा। ठीक है, लेइसा जो है, लेइसा या LEISA के प्रयोग का संबंध किससे है? कार्बनिक खेती से है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सीड प्लांट तकनीक किस फसल में अपनाई जाती है? ये अपनाई जाती है आलू में। अगला क्वेश्चन है, आलू में सीड प्लांट तकनीक के जन्मदाता है जो है वो कौन है दोस्तों? वो है डॉक्टर पुष्कर नाथ। अगला क्वेश्चन है, आलू में शुद्ध बीज TPS के जन्मदाता है रामानुजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संकर चावल का व्यावसायिक रूप से उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ से हुआ? ये हुआ चीन से। अगला क्वेश्चन है, रेटिंग या स्ट्रिपिंग कृषि क्रियाएं किस फसल से संबंधित है? दोस्तों ये जूट से संबंधित है। और ये क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपसे पहले ही वीडियो जो अपलोड कर रखी है, जो फसलों की शब्दावली से रिलेटेड, उससे ये रिलेटेड है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं आगे, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है, सीमांत या प्रहरी फसलें या गार्ड क्रॉप फसलों को क्या होता है दोस्तों? ये क्या होती हैं? फसलों को है ना चारों ओर से नुकसान से बचाने के लिए गन्ने के चारों ओर पटसन या अरहर, मटर के चारों ओर कुसुम। दोस्तों ये जो है गार्ड फसलें, ठीक है, लगाई जाती हैं। क्या होता है दोस्तों, अगर मान लो गन्ने को बचाना है तो पटसन और अरहर लगा देते हैं, उससे बचाव हो जाता है। ठीक है, अगले बात करते हैं, ऊसर भूमि की मुख्य फसल। अगर दोस्तों ऊसर भूमि है तो वहाँ पर मुख्य फसलें क्या क्या होती है? धान, जौ, बरसिम, डेंचा, मटर आदि। अम्लीय भूमि की मुख्य फसलें हैं राई, आलू आदि। अधिक सिंचाई वाली अगर बात करें दोस्तों, अधिक सिंचाई किसमें चाहिए हमें दोस्तों? गन्ना, आलू और सब्जियों में। ठीक है, अधिक पानी सहन करने वाली जो फसल है वो कौन सी है दोस्तों? धान और जूट। ठीक है, आदि। धान, गेहूं, मूंग की फसल सघनता होती है। धान, गेहूं और मूंग की जो फसल की सघनता होती है दोस्तों वो 300% होती है। अगला क्वेश्चन है, मक्का, जौ, पत्ती, गेहूं की जो फसल सघनता है दोस्तों वो 150% होती है। अगला क्वेश्चन है, सोल क्रॉपिंग किसे कहते हैं? किसी भी एक फसल किस्म को शुद्ध रूप से उगाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है वह है, मोनोकल्चर क्या है? किसी सोल क्रॉप निश्चित भूमि पर लगातार उगना। ठीक है, उगाना। अगला है, हरित क्रांति शब्द किसने दिया? दोस्तों ये हरित क्रांति शब्द दिया था, ये दिया था डॉक्टर विलियम गॉड ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सी दलहन फसलें भारत के कुल उत्पादन का 75% उत्पादन करती हैं? तो दोस्तों ये चना, अरहर हैं। अगला क्वेश्चन है, मक्का की कौन सी जड़ें मक्का के पौधों को सीधा खड़ा रखने में सहायक है? तो दोस्तों टेक जड़ें जो होती हैं वो प्रॉपर रूट्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पॉलीकल्चर में खेती की जाती है। दोस्तों पॉलीकल्चर में खेती की जाती है केवल फसल उत्पादन की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, केनोल वर्ग के पौधे आते हैं दोस्तों सरसों में। अगला क्वेश्चन है, मूंगफली में कर्षण क्रिया नहीं की जाती पेनिंग के समय। अगला है, मैट टाइप नर्सिंग का जो संबंध है दोस्तों वो किस फसल से है? तंबाकू से। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है, भारत में किस फसल का अधिकतम क्षेत्र और उत्पादन है? तो धान का है। अगला क्वेश्चन है, नव विकसित टर्मिनल टेक्नोलॉजी का उपयोग किस में है? कपास में।
तिलहन वर्ग की एक फसल जिसमें रेशा भी मिलता है, तो दोस्तों वो है अलसी। मूंगफली में किस पोषक तत्व की कमी के कारण फलियों में दाने का विकास नहीं हो पाता? दोस्तों ये कैल्शियम के अंदर पहला ट्रांसजेनिक पौधा जो है वो कौन सा है दोस्तों? वो है तंबाकू। गेहूं के दानों में नाइट्रोजन किस रूप में होती है दोस्तों? ये ग्लूटीन के रूप में होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आलू में सिंचाई की सबसे क्रांतिक अवस्था है 25% कंद बनते समय। अगला क्वेश्चन है, नाली विधि में बोई गन्ने में नाली की गहराई जो रखी जाती है वो कितनी रखते हैं? 20 से 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वस्थ धान की जड़ों का रंग होता है, ये होता है रक्ताब बादामी। भारत के किस राज्य में धान की 3 फसलें ली जाती है? दोस्तों पश्चिम बंगाल के अंदर धान की 3 फसलें ली जाती हैं। अगला है, विभिन्न ऊंचाई के पौधों को एक साथ उगाने को कहते हैं बहुस्तरीय फसलों उत्पादन। अगला क्वेश्चन है, किस फसल में BOA न्यूरोटॉक्सिन पाया जाता है? तो ये पाया जाता है खेसारी में। किस फसल को चारे का राजा कहा जाता है? ये कहा जाता है बरसीम को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला है, वर्धी कारक खेती का उदाहरण। बरसीम के साथ सरसों जो है दोस्तों वर्धी कारक खेती का उदाहरण है। साधारण गेहूं होता है दोस्तों, साधारण गेहूं जो होता है वो होता है एक्साप्लाइड। ठीक है, छिपी भूख हिडन हंगर की संख्या किसे दी जाती है? ये दी जाती आहार में कुछ खनिजों की कमी को। अगला है दोस्तों, जूट की खेती वाले क्षेत्रों में उसी जगह सर्वाधिक वैकल्पिक फसल जो है वो है धान। ठीक है, चलते आगे। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है हमारा, मूंगफली में पेंगिंग जो क्रिया है वो क्या है? दोस्तों मूंगफली के फूल में निषेचन के बाद वह भूमि के ऊपर की तरफ प्रवेश करता है, ये क्रिया कहलाती है दोस्तों। ठीक है, अनुपात या रिले क्रॉपिंग क्या है? पहली फसल की कटाई से पूर्व ही उसमें दूसरी फसल बोना। ठीक है, ये जो है दोस्तों धान के खेत में दलहरी फसल बोलते हैं। ठीक है, बहुस्तरीय सैसियर क्या है? विविध ऊंचाई की फसल एक साथ उगाना, जैसे नारियल, काली मिर्च और कोको। ठीक है, ये सभी की अलग अलग ऊंचाइयाँ होती है तो इसलिए ये उगाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अगला है, धान के खेत में कौन सी गैस निकलती है? दोस्तों धान के खेत में निकलती मीथेन। कौन सी तंबाकू आग से सुखाई जाती है? चबाने वाली। और गेहूं की कार्यिक अवस्थाओं का क्रम क्या है? पोटी निकालना, ठीक है, चंदेरी रूट, दोजी निकालना और बाली निकालना, ये दोस्तों गेहूं की कार्मिक अवस्थाओं का क्रम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मूंगफली की खेती में किस कल्चर को प्राथमिकता देनी चाहिए? ये देनी चाहिए राइबोजीवियम कल्चर को। ठीक है, पेडी रखना एक रूटीन क्रिया की तरह किया जाता है, गन्ना और नेपियर घास में होता है दोस्तों ये। चाय के लिए चुनिंदा नाइट्रोजन उर्वरक है अमोनिया सल्फेट। धान की पहली नत्रजन की प्राथमिकता है दोस्तों ये है एमोनिकल। सेलिंग का संबंध किस फसल से है? मक्का से। धान की फसल लेने के बाद गेहूं की फसल की उर्वरकता की मांग है दोस्तों 150 N नाइट्रोजन और 60 फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास। ठीक है, गेहूं की कटाई करते समय नमी का प्रतिशत होना चाहिए। गेहूं की अगर कटाई करती है तो उस समय दोस्तों उसमें 25 से 30% नमी जो है होनी चाहिए। ठीक है, आगे है दोस्तों, बरसीम चारे के लिए सबसे अच्छी मिश्रित फसल है दोस्तों बरसीम और सरसों। ठीक है, सरसों जो है मिश्रित है बरसीम के साथ में ज़्यादा अच्छी। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करें, दलहनी फसलों के लिए कितनी बीज मात्रा को एक पैकेट राइजोबियम से उपचारित करना चाहिए? दोस्तों ये 10 किलोग्राम। अगला है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल किस फसल प्रणाली का है? दोस्तों ये है धान और गेहूं का। अगला है, किस फसल द्वारा टमाटर को बेधक कीट से बचाया जा सकता है? तो दोस्तों एक गेंदा से। दोस्तों इस प्रकार का मैंने क्वेश्चंस जो है एक वीडियो अपलोड करवाई थी आपको, मैंने बताया था उसमें ट्रोप क्रॉप्स। ठीक है, फंदा फसलें मैंने आपको करवाई थी। तो दोस्तों टमाटर के लिए फंदा फसलें जो होती हैं दोस्तों टमाटर के साथ में जो ये फसलें लगाई जाती गेंदा, ताकि जो कीट हैं वो गेंदे पे चले जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार से बताया जा सकता है इसको।
अगला जो है सबसे अधिक जल मांग किस फसल की है दोस्तों, सबसे ज़्यादा गन्ने की फसल होती है, पानी चाहता है इसमें। दलहनी फसलें उर्वरक अधिक पसंद करती हैं, फास्फोरस। डिस्करिंग किससे संबंधित है दोस्तों, डिस्करिंग तंबाकू से संबंधित है, मैंने ये वीडियो आपको करवा रखी है, फसलों से संबंधित शब्दावली। फसलों में रोंगिंग प्रक्रिया जो क्रिया है वो क्या है, वांछित फसलों से अवांछित फसलों को उखाड़ना। भारत की प्रथम दलहनी फसल है दोस्तों वो चना है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में सर्वाधिक यांत्रिक खेती किस फसल की होती है दोस्तों, ये गेहूं की होती है। धान में थ्रेशर में गहराई वाले ड्रम का प्रकार कैसा होता है, ये होता है खुट्टी प्रकार का। मूसला जड़ी किस प्रकार के पौधे में पाई जाती है, ये द्विबीजपत्री पौधे में। अगला है, अपस्थानिक जड़ें किस प्रकार के पौधे में पाई जाती है, ये पाई जाती एक बीजपत्री पौधे में। द्वितीय वृद्धि अधिकतर किन पौधों में पाई जाती है दोस्तों, ये द्वितीय बीजपत्री पौधों में ही पाई जाती है। जल सतह की गहराई की माप के लिए कौन सा जो उपकरण है वो प्रयोग किया जाता है, लाइसीमीटर जो है दोस्तों वो जल सतह की गहराई के लिए प्रयोग किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसको याद रखें। चलते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, गेहूं में पोटास की कमी की पहचान। दोस्तों गेहूं के अंदर अगर पोटास की कमी हो गई तो उसकी पहचान क्या है, उसकी पहचान है पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। तो पत्तियां आपसे पूछा जाएगा गेहूं में पत्तियां पीली क्यों पड़ जाती है, पोटास की कमी के कारण पड़ जाती है। गेहूं में सर्वप्रथम जो संकर प्राप्त किया वो किसने किया था, नाइटे ने किया था। ठीक है, नाइटे ने किया था, ये हमने पढ़ा। प्रथम है एकमात्र संकर गेहूं किस्म जो है दोस्तों हाईप्रेक्स 007। भारत में, अगला क्वेश्चन है, भारत में उगाई जाने वाली चावल की किस्में किस सबस्पीशीज से संबंध रखती है, ये इंडिका से रखती हैं। अगला है, छिलके वाले चावल को कहते हैं भूरा चावल। भारत में धान की नर्सरी तैयार करने की डेपोंग विधि किस देश से लाई गई है दोस्तों, ये फिलीपींस से लाई गई है। डेपोंग विधि में नर्सरी के लिए कितने जो है रोपिंग के लिए कितने दिन में तैयार हो जाती है, ये दोस्तों 11 से 14 दिन में। अगला है, धान की रोपाई के कितने दिन बाद प्रोपेनील, ठीक है, प्रोपेनील खरपतवार का प्रयोग करना चाहिए, तो दोस्तों 6 से 8-10 दिन के बाद, 6 से 8 दिन के बाद जो है खरपतवार का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, धान में ग्रासी स्टंट रोग, ठीक है, ग्रासी स्टंट रोग का वाहक क्या है, ब्राउन प्लांट हॉपर। ठीक है, अगला है, बासमती चावल के 100 दानों का वजन कितना ग्राम होता है, तो 21 ग्राम होता है। धान में बोनेपन गुण के लिए कौन सा जीन जिम्मेदार है दोस्तों, धान के अंदर बोनेपन किसके कारण होता है, ये डीजीबू जो होता है जीन, इसके कारण ये होता है। सुपर राइस की कल्पना किसने की दोस्तों, ये की थी जीएस सुख ने। अगला है, धान में एक्योची रोग, दोस्तों धान के अंदर जो एक्योची रोग है किसकी विषाक्तता के कारण होता है दोस्तों, ये होता है हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। अगला है, फ्लेरिस माइनर के 1000 दानों का जो वजन होता है दोस्तों वो कितना होता है, 2 ग्राम होता है। गन्ने का उद्गम स्थान जो है न्यू गिनी है दोस्तों, और गन्ने के टुकड़ों पर स्थायी जड़ें होती है, वो होती है शूट रूट्स। ठीक है दोस्तों, अगले चलते हैं क्वेश्चंस पे। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, उगाने के लिए गन्ने के शीर्ष भाग का प्रयोग करते हैं क्योंकि इसमें ग्लूकोज प्रचुर मात्रा में होता है। दोस्तों आपसे पूछा जाए कि गन्ने के उगाने के लिए किस भाग का प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों गन्ने का जो शीर्ष भाग होता है उसका प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि ग्लूकोज उसमें ज़्यादा होता है। गन्ने में शुगर ट्रांसलोकेशन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है, तो दोस्तों ये है पोटास। ठीक है, अगला है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गन्ने की कौन सी अवस्था सिंचाई के लिए क्रांतिक है, तो ये है फॉर्मेटिव स्टेज, जो कि 60 से 130 दिन बाद। अगला है दोस्तों, गेहूं में 2 सिंचाई उपलब्ध होने पर कौन सी क्रांतिक अवस्था पर करनी चाहिए दोस्तों, गेहूं में जो सिंचाई करवाते हैं 2, तो एक तो दोस्तों करनी चाहिए CRI, ठीक है, CRI काफ़ी इंपॉर्टेंट, और एक करते हैं फूलाने पर। तो दोस्तों ये सिंचाई जरूर याद रखें गेहूं की। अगला दोस्तों, सामान्यतः ग्रीष्म
और खरीफ ऋतु में वार्षिक पौधे कितने दिनों में फूल देते हैं? दोस्तों ये खरीफ ऋतु और ग्रीष्म ऋतु के अंदर जो है पूछा गया है। तो दोस्तों ये 60 से 70 दिनों में। भारत को कितने शेष जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? दोस्तों 15। कहने का मतलब अगर भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में पूछा जाए तो आपसे 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। तंबाकू में टोपिंग जो है क्रिया क्यों की जाती है? दोस्तों तंबाकू के अंदर टोपिंग जो क्रिया की जाती है, ये दोस्तों तंबाकू के अंदर जो ऊपर की जो उनकी कलियां होती है, टर्मिनल कलियां होती हैं, उनको काटा जाता है। फिर से पढ़ लेते हैं। तो टोपिंग जो होता है दोस्तों पत्तियों के विकास के लिए किया जाता है ऐसा काम, और कलियों के साथ साथ कलियों की कटिंग की जाती है। टोपिंग पूछा गया था दोस्तों ये क्वेश्चन से हरियाणा के एग्जाम्स में कि तंबाकू में टोपिंग क्या है। तो दोस्तों क्या होता है, तंबाकू की जो ऊपर की कलियां होती हैं जो लास्ट में होती है उनको काटा जाता है, और उनके साथ साथ में जो जो दो छोटी पत्तियां भी होती हैं उनको भी तोड़ दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये टोपिंग के अनुसार होता है। और ये क्यों किया जाता है? ये पत्तियों के विकास हो इसलिए किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन समझते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है मक्का में उपज बढ़ाने के लिए कौन सी क्रिया की जाती है? तो दोस्तों ये की जाती है वलहरण या डाटा सेलिंग। ठीक है, और जिसमें नर पुष्प को हटा दिया जाता है दोस्तों डाटा सेलिंग में। ठीक है, अगला है जूट के अपगलन या सड़ाने के लिए प्रशिक्षित जल का तापमान कितना होना चाहिए? 34 डिग्री सेल्सियस। मूंगफली का जो उत्पत्ति स्थान की बात करें तो दोस्तों वो ब्राजील है। बरसीम का जो बुआई का समय है वो अक्टूबर नवंबर है। वह कौन सी फसल, ठीक है, कौन सी फसल है जिसे तीनों ऋतुओं में बो सकते हैं? दोस्तों तीनों ऋतुओं में बोया जा सकता है, वो है सूरजमुखी और मक्का। दोस्तों सूरजमुखी और मक्का ही ऐसी फसलें हैं जो जिनको किसी भी ऋतुओं में बो सकते हैं, तो तीनों ऋतुओं में इसको बोया जा सकता है। बात करते हैं सोयाबीन का उत्पत्ति स्थान है चीन। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला है हृदय रोगियों के लिए कौन सा तेल लाभदायक है? सूरजमुखी, जिसके अंदर 264% जो है लाइनोलिक अम्ल पाया जाता है जो धमनियों से कोलेस्ट्रॉल को साफ करता है। अगला है बसंतीकरण क्या है? भीगे बीजों को ऑक्सीजन की उपस्थिति में निम्न ताप पर रखना, उद्देश्य पुष्पन की अवधि कम करना। ठीक है, अगला है दोस्तों सरसों में जिप्सम किसकी आपूर्ति हेतु प्रयुक्त की जाती है? दोस्तों ये गंधक। अगला है क्वेश्चन प्याज के भंडारण में जमाव से बचने के लिए खुदाई से पूर्व प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों ये करते हैं MH40। ठीक है, और यहाँ पर MH40 मेलिक हाइड्रोजाइक या फिर दोस्तों 250 ppm का। ठीक है, अगला है गेहूं के अंकुरित बीज का वह भाग जो जमीन के ऊपर सबसे पहले दिखाई देता है। ठीक है, गेहूं के ऊपर, तो उसको क्या कहा जाता है? भुरनागर चोल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है धान के खेत में पनकभंजक या पुडलिंग जो है उसका उद्देश्य क्या है? पानी का रिसाव कम करना। अगला क्वेश्चन है पौधे में मैग्नीशियम की कमी के लक्षण किस भाग पर दिखाई देते हैं? नई पत्तियों पर जो है दोस्तों मैग्नीशियम के लक्षण दिखाई देते हैं। मूंगफली की सबसे क्रांतिक अवस्था है फूल बनते समय। एग्रोनॉमी विषय को अलग से स्वतंत्र रूप से मान्यता कब मिली दोस्तों? ये मिली थी 1900 ईस्वी में। भारत में इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना कब हुई? ये हुई थी दोस्तों 1955 में। अगला क्वेश्चन है कम अवधि का प्रकाश चाहने वाली फसलों का कितना प्रकाश आवश्यक है? दोस्तों कम से कम 8 घंटे का। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारे पास में दीर्घ प्रकाश चाहने वाली जो फसलों का जो कितना समय जो है आवश्यक है दोस्तों, उनको कम से कम 12 घंटे चाहिए। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों प्रकाश निष्प्रभावी जो फसलें हैं वो कौन कौन सी है? सूरजमुखी, मक्का, कपास। अगला क्वेश्चन है देश को कितने कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो दोस्तों ये 20 पारिस्थितिक क्षेत्रों में। अगर जलवायु की बात करें तो 15, और क्षेत्र पूछे जाएं तो आपको 20। ठीक है, अगला है दोस्तों शाकाहारी मीट किसे कहते हैं? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मशरूम या लेबिया, इसको शाकाहारी मीट कहा जाता है। अगली बात करते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश को कितने शेष जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो दोस्तों हमें उत्तर प्रदेश की बात नहीं करनी, हम बात करते हैं अपने हरियाणा की। लेकिन कोई अगर उत्तर प्रदेश का जो बच्चा है वो देख रहा है तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उत्तर प्रदेश को जो है दोस्तों ये 9 शेष जो जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, शेष विज्ञान के जो है दोस्तों कृषि विज्ञान के जो अगर शेष विज्ञान कृषि विज्ञान के पिता कहे जाते हैं वो कहा जाता है पीटर डिक्रेसेन जी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हॉर्स हाइग्रे
हैस्वेड्री नामक जो पुस्तक है वो लिखी दोस्तों, वो लिखी जेथ्रो टूल ने। अगला क्वेश्चन है शिष्य विज्ञान को अलग विभाग के रूप में कब मान्यता मिली? तो दोस्तों ये हम पढ़ चुके हैं, 1900 में मिली थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सबसे कम कटाई सूचकांक किस फसल का होता है? दोस्तों ये होता है अरहर का। आगे बात करते हैं, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, अगला है भारत में उगाई जाने वाली चावल की किस्में उप स्पीशीज में संबंधित है, ये इंडिका से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है छिलके वाले चावल को कहते हैं, छिलके वाले चावल को कहते हैं भूरा चावल। अगला है धान की रुपाई कितने दिन बाद प्रोपिल खरपतवारी का प्रयोग करना चाहिए? तो दोस्तों ये करना चाहिए 6 से 8 दिन बाद। ठीक है, अगला है धान की ग्रासी स्टंट रोग का वाहक है ब्राउन प्लांट होपर। वह फसल कौन सी है जो दोनों सूखा व जल भराव से प्रभावित होती है? दोस्तों ये है मक्का। अगला है तिल किस कुल से संबंधित है? तिल जो है दोस्तों ये है पेडालियसिस जो कुल है उससे संबंधित है। चने में निपिंग क्या है? दोस्तों निपिंग जो है मैंने करवाया था आपको निपिंग। दोस्तों ये है अधिक शाखाएं प्रोत्साहित करने के लिए शीर्ष कलियों को जो है हटाया जाता है। ठीक है, निपिंग या टोपिंग का काम यही होता है, कलियों को हटाना। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है अगला ज्वार के पौधे में हाइड्रोसाइनिक पदार्थ HCN का संश्लेषण होता है। तो दोस्तों ये जड़ों में होता है जो स्ट्रेस की दशाओं में पत्तियों में पहुंचता है। ठीक है, अगला है तंबाकू में पौधे में निकोटीन का संश्लेषण होता है जड़ों में, जबकि इसका संग्रह पत्तियों में होता है। ठीक है, अगला है गुआर के बीज में गम या गोंद होती है। तो दोस्तों ये होती है 28 से 30%। कौन सी फसल लवण रोधी होती है? तो दोस्तों ये होती चुकंदर। अगला है सर्वाधिक धारणी कृषि प्रणाली है, ये है दोस्तों LEISA। ठीक है, अगला है स्टूलिंग किसके लिए एक महत्वपूर्ण एलैंगिंग प्रवर्धन तकनीक है? तो दोस्तों ये अमरूद के लिए है। अगला है किस फसल को उभय द्विगुणित जाना जाता है? गेहूं को। अगला क्वेश्चन है अरंडी तेल का एक उत्पाद जो है उप उत्पाद जो है जो जेट वायुयान में संनेहक के रूप में प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों ये है रिकिनाइलिक एसिड। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये हो जाएगा संकर किस्मों का सर्वप्रथम उपयोग किस फसल में किया गया? दोस्तों सबसे पहले संकर जो किस्म बनाई गई वो बनाई गई थी मक्का की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पौधे के उस भाग जिसे इन विट्रो कल्चर किया जाता है, ये है दोस्तों क्या कहते हैं इसको? एक्सपादप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में शुष्क खेती की जोतते हैं? तो 60% जोतते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा गेहूं के चोकर में किस तत्व की प्रधानता होती है? तो दोस्तों फास्फोरस होता है। गेहूं की बात हम कर चुके। अगला क्वेश्चन है कौन सी फसल की जड़ों द्वारा मृदा में एलिलोपैथिक रसायन का स्त्राव होता है? तो दोस्तों ये सूरजमुखी के अंदर होता है। अगला क्वेश्चन है गेहूं उगने के पश्चात किस खरपतवारी का उपयोग नहीं करना चाहिए? दोस्तों गेहूं अगर उग जाता है तो उसके बाद ये जो है ग्लाइसोफेस्ट, ठीक है, ग्लाइसोफेट जो है दोस्तों इस खरपतवारी का प्रयोग गेहूं के अंदर नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे ज्यादा कृषि यांत्रिक फसल कौन सी है? तो दोस्तों गेहूं है। चलते हैं आगे, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है संसार की कितने प्रतिशत जनसंख्या के लिए धान एक प्रमुख खाद्य फसल है? तो दोस्तों संसार की 60% जो है लोग धान खाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों मुख्य फसल के फैल होने के बाद जो फसल तैयार की जाती है उसे क्या कहते हैं? कैच फसल कहा जाता है। अगला है बैंगन की फसल में अधिक दिनों तक फल लेने पर या रैटून फसल पर इसके फलों में हल्का कड़वापन का कारण है? तो दोस्तों अधिक दिन तक अगर बैंगन की फसल जो है होती है तो उसमें क्या है थोड़ा कड़वाहट आने लग जाता है। वो किसके कारण होता है? वो होता है ग्लाइको एल्केलाइड की अधिक मात्रा के कारण। अगला क्वेश्चन है कौन सी फसल अपेक्षाकृत रूप से क्षारीय पानी के प्रति अधिक सहनशील है? तो दोस्तों ये है जौ। अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं फसल में सिंचाई के क्षेत्रफल में दी गई पानी की मात्रा के अनुपात को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको कहा जाता है ड्यूटी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन है, 1 हेक्टेयर चावल की बुआई के लिए डेपोंग नर्सरी में के लिए कितने क्षेत्रफल की जो है क्षेत्र की आवश्यकता होती है? दोस्तों ये होती है 30 वर्ग मीटर की। ठीक है। अगला है, गेहूं किसका सूचक पौधा है? तो दोस्तों गेहूं कॉपर का सूचक पौधा है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो फसलों की कटाई का सबसे उपयुक्त समय अमावस्या। ठीक है। सबसे उपयुक्त समय क्या होता है? अमावस्या होता है। किस समय बुआई करने पर पौधों में अंकुरण अधिक होता है, वह पौधे निरोग रहते हैं? तो दोस्तों पूर्णिमा के 45 घंटे पूर्व ऐसा करते हैं तो दोस्तों पौधे निरोग रहते हैं और अच्छा अंकुरण करते हैं। और काटनी कब चाहिए फसल? अमावस्या को। तो दोस्तों ये पूर्णिमा और अमावस्या भी इससे काफी रिलेटेड हैं। ठीक है। पाले से बचाव करने के लिए फसलों पर छिड़काव किया जाता है। तो दोस्तों 0.1% गंधक का अम्ल और 0.05 साइकोसेल या डाई मिथाइल सल्फोर डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है ताकि पाला से बचाया जा सके। ठीक है। कौन सी तिलहन फसल तेल व रेशे दोनों के लिए उगाई जाती है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलसी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्किपिंग जो है दोस्तों, स्किपिंग जो है वो प्रयोग में लाई जाती है चाय में। ठीक है। इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन आपको करवाए हुए हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। स्किपिंग जो हो गया, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, यांत्रिक कटाई के लिए उपयुक्त जो रसायन है वो है ABA। ठीक है। अगला है, मल्टी स्टोरिंग क्रॉपिंग प्रचलन किन राज्यों में है? तो दोस्तों ये कर्नाटक और केरल में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, धान में कौन सा जैविक खरपतवार प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ये किया जाता है कोलिको। ठीक है। मटर की फसल में सेलिंग परसेंट कितना होता है दोस्तों? ये 49% होता है। ठीक है। तो आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चंस पे। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा यहाँ से, हाँ अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला है, मूंगफली में अधिक किलन अवस्था बोने के कितने दिन बाद आती है? तो दोस्तों ये आपकी आती है लगभग 55 दिन बाद। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों यहाँ पर है, गन्ने के सह उत्पादन जिसका अल्कोहल बनाने के काम में लिया जाता है। दोस्तों ये हो जाता है मोलासेज। ठीक है। मोलासेज ये। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गन्ने का सह उत्पाद जो ईंधन के रूप में जलाने व कागज बनाने के प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ये होता है बागासेज। ठीक है। तो ये चीज़ आप अच्छे से याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, अगला है, गन्ने का सह उत्पाद जो ये हम करवा चुके हैं। अगला चलते हैं। अगला है, शेल्टर बेल्ट किस दिशा में लगाए जाते हैं? तो दोस्तों ये उत्तर पश्चिम दिशा में शेल्टर बेल्ट लगाए जाते हैं। अगला है, पृथ्वी पर कुल पानी का कितना % जो है वो ताज़ा पानी है? दोस्तों 2% ताज़ा पानी है पृथ्वी पर। अगर बात करते हैं दोस्तों, किस प्रकार का प्रकाश अंकुरण को बढ़ावा देता है? जो लाल रोशनी होती है ना, उससे ज़्यादा अंकुरण बढ़ता है दोस्तों, क्योंकि पौधों में क्या पाया जाता है? क्लोरोफॉर्म। ठीक है। इस प्रकार से, इसलिए ये होता है दोस्तों। अगले बात करते हैं हम। अगला दोस्तों है यहाँ पर कॉफ़ी जो है पौधे के कुल का जो नाम है दोस्तों वो क्या है? रूबिएसी। ठीक है। और यहाँ से दोस्तों कुल के कुछ तो पौधे का कुल आपको पता लग गया और सभी के कुल मैं अलग से वीडियो करवा दूंगा। ठीक है। इसमें बस मिक्स क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों, डस टेस्ट जो होता है, DUS टेस्ट किस परीक्षण के लिए शुरू किया गया? तो दोस्तों ये फसल किस्म में विभिन्नता के लिए शुरू किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मक्का में गुणसूत्रों की जो संख्या कितनी होती है? 20 होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में खाने के तेल में किस फसल का योगदान सर्वाधिक है? तो दोस्तों ये मूंगफली। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न क्षेत्रों में लाकर एक स्थान पर पौधे को उगाना किसका उदाहरण है? ये है दोस्तों इंट्रोडक्शन का। अगला है क्वेश्चन, फ्लैक्स जो है किसका रेशा है? ये अलसी का है। अगला है, गन्ने की 2 पंक्तियों के बीच उर्द की एक पंक्ति बोना जो है, उर्द की जो एक पंक्ति बोना उदाहरण है। तो दोस्तों ये अंतर खेती का जो है उदाहरण है आपका। ठीक है। फसल की लॉजिंग से क्या तात्पर्य है? दोस्तों ये है पौधे का जमीन पर गिरना का मतलब क्या होता है? फसल की लॉजिंग हो गई। अगला है, अधोभूमि अंकुरण होता है अरहर, गन्ना और मसूर में। ठीक है। चलते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किस कारण से धान की खेती जो है सबमर्ज कंडीशन में की जाती है? तो दोस्तों ऑक्सीजन का तने से जड़ में संचार
के कारण। अगला है उतेरा कल्टीवेशन मुख्यतः कहाँ की जाती है? ये दोस्तों छत्तीसगढ़ में। अगला है दलहनी फसलों में किस उर्वरक को बेसल डोज के रूप में डालना चाहिए? तो दोस्तों ये है डीएपी। अगला है गेहूं में फूल खिलने की अवस्था पर अधिक तापमान के होने के कारण क्या होता है दोस्तों? दाने के आकार में कमी होती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है, अब तक गेहूं की पैदावार क्षमता बढ़ाने के लिए किसका सर्वाधिक योगदान है? तो दोस्तों ये है हार्वेस्ट इंडेक्स में बढ़ाकर। ठीक है दोस्तों, ये आप समझ लें इसको कि गेहूं की पैदावार बढ़ाने में सर्वाधिक योगदान किसका है? हार्वेस्ट इंडेक्स में बढ़ावार। ठीक है, अगला है कपास के रेशे होते हैं मतलब फाइबर, तो ये होते हैं दोस्तों टेस्टा की बाह्य वर्दी। अगला है सामान्यतः धान व दाल के पौधे में क्रमशः किसकी कमी होती है? दोस्तों धान में तो क्या होता है लाइसिन, और दालों में क्या होता है मिथियोनिन या ट्रिप्टोफेन की। ठीक है, अगला है चारा फसलों का हार्वेस्ट इंडेक्स कितना होता है? दोस्तों ये होता है 1 चारा फसलों का। अगली बात करते हैं मृदा क्षारीय को सहन करने वाली फसल है दोस्तों धान। अगला है अदलहनी फसलों की जड़ों में गांठें बनने का जो बनाने वाला जो जीवाणु होता है वो कौन सा होता है दोस्तों? वो होता है राइजोबियम। ठीक है, अलसी में कौन सा विषैला पदार्थ पाया जाता है? ये पाया जाता है लिनामेरिन। चलते हैं आगे। आगे दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है हमारा, बासमती चावल में खुशबू का जो कारण होता है ना वो क्या होता है? वो होता है पंडामारिला कैटोनी एकेलाइड। ठीक है दोस्तों, ये इसका कारण होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कपास के रेशे में महीनता किससे मापते हैं? ये मापते हैं माइक्रोनेयर से। अलसी के रेशे को क्या कहते हैं दोस्तों? ये अभी हमने पढ़ा था, फ्लेक्स कहा जाता है इसको। ठीक है, अगला है सत्यानाशी में पाए जाने वाला रसायन जो ड्रोप्सी का कारण है। तो दोस्तों ये है साइनेमाइड या सल्फाइड। अगला है बाजरे से संबंधित बोनेपन का जो जीन है दोस्तों वो क्या है? वो है ट्रिफ्ट 23A। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी दोस्तों। आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना दोस्तों। और भी दोस्तों हम आपके लिए ऐसी ही मैराथन क्लास और भी लेके आएंगे आपके लिए, एग्रीकल्चर की भी, और भी आपके लिए सेपरेट वीडियो भी लेके आएंगे प्रत्येक टॉपिक वाइज भी। ठीक है, और भी आपके लिए जो है आईपीसी और सीआरपीसी जो है दोस्तों उन धाराओं से रिलेटेड भी आपके लिए एक मैराथन क्लास जल्दी ही आने वाली है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।